तो कोई लेडी कहेगी कि मैं तो दुर्गा हूँ, देवी हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं कुछ अलग हूँ। ओके, कई बार लोग भाग के चिल्ला के अलग अलग ड्रेस अप कर लेते हैं, दूसरे नए टाइप के कपड़े जाके चेंज कर लेंगे, कुछ भी पूरा ड्रेसअप चेंज कर लेंगे, कभी कभी दूसरे का रोल प्ले करने लगेंगे। कोई मेल है और जाके एक दूसरे कपड़े पहन के आ गया और बोला मैं ये नहीं हूँ, मैं तो राजा हूँ, तो लोगों को क्या लगेगा इसके अंदर राजा आ गया। पहला तो उधर चुप रहना, अकेले रहना, अपनी दुनिया में रहना, फिर अपनी दुनिया में बातें करते रहना, किसी से हम अकेले बैठे बैठे बातें कर रहे हैं, या फिर हमें कोई दिख रहा है, या हम वैसे ही बातें कर रहे हैं, अकेले 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 हंस रहे हैं, अकेले अकेले बातें कर रहे हैं। वो पेशेंट्स का एक्सपीरियंस करते हैं। पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे उनसे कोई बातें कर रहा हो, जैसे मैं आपसे बातें कर रही हूँ, तो मुझे आप कितने अच्छे से फील हो रहे हैं ना कि आप मुझसे बातें कर रहे हैं और मैं आपको आंसर कर रही हूँ। अगर रियलिटी होती कि आप होते ही नहीं और फिर भी मैं आपको यही इंटरव्यू दे रही होती तो क्या होता। मैंने बोला क्या कर सकती हूँ, कुछ करके बताओ। मैंने कहा फैन है यहीं से खड़े खड़े बंद करके बताओ। बोलती मैं तो नहीं कर सकता। मैंने कहा क्या कर सकते हो, यहाँ वॉल पे चढ़ के बताओ यहीं से। तो बोलता वो भी नहीं कर सकता। मैंने कहा कुछ ऐसे करके बताओ तो मुझे पता चल जाए कि तुम कबीज हो या कोई और हो। कुछ पावर होना चाहिए ना। तो जब मैंने बोला तो कहती कुछ वो नहीं कर सकता, मैं तो ऐसा ही हूँ। मैंने कहा अरे जब कुछ नहीं कर सकते तो शांति से बैठ जाओ जाके। और सीधा उठ के मेरी नेक पे से अटैक किया। मैं जोर से चिल्लाई बचाओ मुझे बचाओ। और फिर मेरे पास बैग था, मैंने बैग से सपोर्ट करके कि बचाओ। मैं उनके घर वालों पे जोर से चिल्ला के कि पकड़ो ना यार इनको। फिर तो एडमिट करना था तो एडमिट कर दिया, लेकिन मुझे याद है वो मेरे अंडर ही केस थे और मुझे 2 दिन तक उनसे डर लग रहा था। तब भी आप नहीं रह पा रहे हो देन आपको बोलना ही होगा। आपको अपने लिए बोलना आना चाहिए। यू शुड लर्न हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। आप बिना एक्सप्रेस के नहीं रह सकते। योर ब्रेन इज नॉट अ डस्टबिन कि किसी ने कुछ भी किया और रखते गए फिर बाद में क्या होगा, एकदम से फट जाएगा, फिर वो बीमारी बनेगा, वो डैमेज हो रहा है। तो ये हम सब चीजें नहीं रख सकते अंदर। और ब्रेन हमारे लिए नहीं बना है, हमारा माइंड इसके लिए नहीं बना है। वेलकम बैक ऑन द सेकंड इनिंग पॉडकास्ट। तो आज हम वापस डॉक्टर निधि जैन के साथ साइकेट्री के कुछ अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज हमने कुछ सीवियर डिजीजेस के बारे में बात करी है साइकेट्री की, जिनको लोग भूत प्रेत की बाधा समझते हैं, जिनको लोग समझते कि भूत आ गया या फिर माता आ गई है या आत्मा चढ़ गई है या फिर इसी सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से कनेक्ट करते हैं। बट एक्चुअली इन रियलिटी वो साइकेट्री की बीमारियां होती है एंड दवाइयों से ठीक हो जाती है। तो इसके बारे में आज हमने बात करी कि कैसे ये डिजीजेस भूत प्रेत की तरह समझ ली जाती है एंड एट द सेम टाइम हमने ये भी बात करी है कि ये डिजीजेस होती कैसे हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी माइल्ड डिजीज के बारे में हमने लास्ट पार्ट में बात करी थी, बट आज हम बात करेंगे कि ये सीवियर डिजीजेस जो कि साइकेट्री का एकदम पीक है, साइकेट्री डिजीजेस की पीक है। ये डिजीज एक कॉमन इंसान को, एक नॉर्मल इंसान को, मेरे और आपके जैसे इंसान को कैसे हो सकती है हमारी रेगुलर लाइफ की कुछ हैबिट्स की वजह से। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड एनलाइटनिंग कॉन्वर्जेशन। मेक श्योर यू वॉच दिस टिल द एंड। काफ़ी नॉलेज मिलेगा, काफ़ी इंसाइट्स मिलेंगी। सी यू ऑन द अदर साइड। डॉक्टर निधि जैन, वेलकम बैक ऑन द सेकंड इनिंग पॉडकास्ट। हमने हमारे फर्स्ट सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा बात कर ली थी साइकेट्री के ऊपर। हमने सारे बेसिक क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। उसके बाद हम थोड़ा एडिक्शंस में भी गए थे, थोड़े स्टिग्मास भी डिस्कस किए थे, कुछ माइल्ड इलनेस भी डिस्कस की थी, डिप्रेशन, एंजाइटी, और वो होती कैसे और मेडिकेशंस के थ्रू ट्रीटमेंट कैसे होता है। आज का हमारा सेगमेंट कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक पे है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, घोस्ट एंड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, जो आपने सजेस्ट किया था कि इसके ऊपर एक कॉन्वर्जेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि कौन सी वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं या कौन सी कौन सी कोई मेडिकल इलनेस है आई वुड से जिनको लोग एक भूत बाधा समझ लेते हैं। वो पहले तो आप डिजीजेस के बारे में बताइए कि वो कौन सी बीमारियां हैं, मेंटल इलनेस साइकेट्री के अंदर जो आती है, जिनको लोग भूत बाधा समझ लेते हैं और वो एक्चुअली एक इलनेस है। हाँ, देखिए जो कौन कौन सी इलनेसेस हैं जो लगती हैं कि भूत बाधाओं से हो रही हैं या वैसे सिम्टम्स उनको लगते हैं, उनमें मेनली है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, ओके, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, बाइपोलर इलनेस, स्किज़ोफ्रेनिया और एपिलेप्सी मीन्स मिर्गी। ये सारी इलनेसेस ऐसी हैं जिनकी बहुत कॉमनली लोगों को लगता है कि ये कोई बीमारी नहीं और रियल में किसी ऊपरी चक्कर भूत बाधा इनकी वजह से हो गई है।
तो इन सब के बारे में आप थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं कि इनमें होता क्या है और वो कौन सी चीज है जो इनमें होती है जिसको देख के एक कॉमनर समझता है कि ये तो भूत का शिकार है। देखिए, अगर सबसे पहले हम बात करें बाइपोलर इलनेस की, बाइपोलर इलनेस में क्या होता है कि जब उसकी 2 फेजेस होती हैं, एक डिप्रेशन फेज होती है और एक मैनिक हाई वाली फेज होती है। तो जो हाई वाली फेज होती है उसमें अचानक से होती है, अचानक से पर्सन बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है, बोलने लगता है, भागने लगता है, गुस्सा करने लगता है, कभी कभी बहुत बड़े कोई अपनी दूसरा आइडेंटिटी बदल लेता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस से ही आता है। तो कोई लेडी कहेगी कि मैं तो दुर्गा हूँ, देवी हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं कुछ अलग हूँ। ओके, कई बार लोग भाग के चिल्ला के अलग अलग ड्रेस अप कर लेते हैं, दूसरे नए टाइप के कपड़े जाके चेंज कर लेंगे, कुछ भी पूरा ड्रेसअप चेंज कर लेंगे, कभी कभी दूसरे का रोल प्ले करने लगेंगे। कोई मेल है और जाके एक दूसरे कपड़े पहन के आ गया और बोला मैं ये नहीं हूँ, मैं तो राजा हूँ, तो लोगों को क्या लगेगा इसके अंदर राजा आ गया, इसके अंदर किसी राजा का भूत आ गया और ये ऐसी एक्टिंग कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए बाइपोलर में सडन एक्साइटेटरी केमिकल बढ़ जाते हैं, केमिकल चेंजेस की वजह से अचानक से ही इंसान बदल जाता है और रूप बदल जाता है, उसकी आवाज बदल जाएगी, उसकी एनर्जी बदल जाएगी। जो यूजुअली लोगों को लगता है कि भूतों में ज्यादा एनर्जी होती है, तो वो क्या करेंगे कि पता चला कोई सामान फेंकने लगेंगे, किसी को बहुत जोर से मार देंगे, गुस्सा भी करेंगे, तो उसमें सामने वाले को क्या लगेगा कि इसके अंदर कोई दूसरी एनर्जी आ गई है, कोई दूसरा आ गया, इसके लिए इतनी ताकत आ गई है, वरना इतनी ताकत तो इसमें थी ही नहीं। इसके अंदर क्या, तो एनर्जी लेवल, हम जो एनर्जी फील करते हैं वो हमारे अंदर से होती है, हमारे केमिकल से। तो जब एक्साइटेटरी केमिकल बढ़ते हैं तो एनर्जी लेवल भी बढ़ जाता है, बहुत हाई एनर्जी हो जाती है। तो उस समय पर्सन कुछ भी कर सकता है, कोई भी एनर्जी शो कर सकता है, और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होना, कई बार बड़ी बातें करना, इस टाइप से चेंज कर लेता है। तो इसलिए ये इलनेस में बहुत बार लोगों को लगता है कि ये अचानक से कल कुछ हो गया था, उसकी वजह से हो गया ऐसा। और भी इसमें कॉमन क्या होता है, कई बार जैसे मान लो किसी के घर कुछ हो गया, एक लड़का था 12th में फेल हो गया और अचानक से वो 1-2 दिन रोया और 2 दिन बाद बोलने लगा कि अरे मैं तो यूपीएससी के एग्जाम में सिलेक्ट हो गया हूँ, मैं तो आईएएस बन गया हूँ, अब मैं आईएएस हूँ, मैं ड्रेस के लिए जा रहा हूँ, मुझे अपने लिए कपड़े खरीदने हैं, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो ऐसे ही अगर जैसे किसी की डेथ हो गई, मान के चलिए एक लड़का था जिसके फादर की डेथ हो गई, तो वो अचानक से 3-4 दिन तो सैड हुआ और उसके बाद से अचानक से बोलने लगा कि मैं ही हूँ, मतलब मेरे जो पापा एक्सपायर हो गए हैं वो नहीं एक्सपायर हुए, मेरे अंदर ही आ गए हैं, मैं ही हूँ अब वो। और मैं ऐसा हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं पूरे घर का ख्याल रखूंगा, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, पापा होते तो अच्छी बात थी, नहीं होते तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो सब कर ही सकता हूँ। जो पापा उसके जो वर्क करते थे उससे रिलेटेड भी वो ऐसे बातें करने लगा कि मैं तो ये भी हूँ, इस टाइप से कर सकता हूँ। तो लोगों को यही लगेगा ना कि जो एक्सपायर हो गए हैं वही इसके अंदर आ गए हैं। लेकिन होता क्या है कि जब वो उसके फादर एक्सपायर हुए तो एकदम वो डिप्रेशन में गया, और डिप्रेशन में जाने के बाद बाइपोलर इलनेस में डिप्रेशन का ही दूसरा फेज होता है मैनिया। तो जैसे वो डिप्रेशन में गया तो डिप्रेशन के बाद वो स्विच कर गया मैनिया में, तो जैसे वो मैनिया में स्विच किया तो वो हाई हो गया, हाई होने का तो उसको बड़ी बड़ी बातें करने लगा, उसका हायर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, तो उसको लगने लगा कि मैं पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं निभा सकता हूँ, मैं ही हूँ बस, जो पापा एक्सपायर हो गए वो कुछ है नहीं, जो है बस मैं ही हूँ अब। तो इसमें फिर लोगों को क्या लगेगा कि ये तो भूत ही है जो उनका इनके अंदर आ गया, इस टाइप से लोगों को ये लगता है बहुत कॉमनली। तो ये हो गई एक बाइपोलर इलनेस। सेकंड है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया एक साइकोटिक इलनेस है, यूजुअली 18 to 30 इयर्स के बीच में स्टार्ट होती है इन मैक्सिमम केसेस। इसमें क्या होता है, जैसे आपने मूवीज देखी होगी लाइक बीराना, इसमें आपने देखा होगा कि जो मेन रोल प्ले करती है जो एक लड़की, तो वो क्या करती है, बिल्कुल चुप रहना, अकेले रहना, अकेले में अपने आप को बंद कर लेना, बहुत आंखें ऐसा पूरा स्टेयर करना हर जगह, और अकेले में ही देखते रहना, किसी से मिलना जुलना नहीं, और अजीब सी ऑड हरकतें करना।
और हरकतों में कुछ भी हो सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया जो सिम्टम्स होते हैं, पहला तो उधर चुप रहना, अकेले रहना, अपनी दुनिया में रहना, फिर अपनी दुनिया में बातें करते रहना, किसी से भी हम अकेले बैठे-बैठे बातें कर रहे हैं, या फिर हमें कोई दिख रहा है, या हम वैसे ही बातें कर रहे हैं अकेले, अकेले-अकेले हँस रहे हैं, अकेले-अकेले बातें कर रहे हैं। वो और पेशेंट्स का एक्सपीरियंस करते हैं। पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे उनसे कोई बातें कर रहा हो, जैसे मैं आपसे बातें कर रही हूँ। तो मुझे आप कितने अच्छे से फील हो रहे हैं ना कि आप मुझसे बातें कर रहे हैं और मैं आपको आंसर कर रही हूँ। राइट। अगर रियलिटी होती कि आप होते ही नहीं और फिर भी मैं आपको यही इंटरव्यू दे रही होती, तो क्या होता है? तो वही स्किज़ोफ्रेनिया में होता है। पेशेंट को इतना ही रियल लगता है, इतनी ही क्लियर आवाज़ें आती हैं। इसलिए जब हम उनसे बोलते हैं कि यहाँ कोई नहीं है, आज मुझसे कोई बोले कि आप हो ही नहीं यहाँ पे, अथर्व तो आई नहीं है, मैं अकेले इंटरव्यू दे रही हूँ, तो क्या मैं मानूंगी? मैं तो यही बोलूँगी ना कि नहीं, उनकी टीम आई है और वो इंटरव्यू आए थे, ये सब कुछ हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये मेरा वहम है, ये मेरा भ्रम है। ऐसे स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट ऐसा ही फील करते हैं, ठीक है? तो वो अकेले में बातें करते हैं, अकेले में हँसते हैं, अकेले मुस्कुराते हैं, कभी-कभी जेस्चर्स भी उनके ऐसे होते हैं, ऑड हरकतें करते हैं। ऑड हरकतें कुछ भी हो सकती हैं। जैसे मेरी एक पेशेंट था, वो क्या करता था कि रूम में सारी लाइट्स बंद कर लेता था, एक कोई लाइट रेड लाइट जला लेता था और उसकी मदर की बैंगल्स उठा के उन लाइट्स पे लगा लेता था। ओके। उसका कुछ मीनिंग नहीं है, लेकिन वो ऐसे ही करता था और मदर को घर से बाहर निकाल देता था। मदर वो अकेली रहती थी, मदर को 2-2 दिन तक रोड पे सोना पड़ता था, क्योंकि वो निकाल देता था सीधा बाहर, ठीक है? ऐसे ही लोग जो अकेले में बैठ के ऑड हरकतों में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। आप कोई भी एक काम कर रहे हो, या फिर वो आपकी आवाज़ें आ रही हैं, वो आवाज़ें आपको ऐसे सजेस्ट कर रही हैं, कमांड कर रही हैं कि यू हैव टू डू ये जो आवाज़ें लाइक दिस। आती है वो उन्हीं इंसान के सबकॉन्शियस से आ रही है। यस, तो फिर तो हेलुसिनेशंस वो जो थॉट्स हैं जो उनको आवाज़ सुनने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं उनकी खुद की थॉट्स होंगे। कहीं ना कहीं उनके अंदर का ही, उन्हीं का सबकॉन्शियस है, लेकिन सुनते वो बाहर से हैं। अच्छा, उनको लगता उनको है कि ये महसूस है, वो चीज़ सुनाई दे कोई रही है। और बोल रहा हाँ, अलग अलग कैरेक्टर्स के फॉर्म में भी आ सकती है। जैसे मेरे अंकल की आवाज़ आ रही है, मेरी आंटी की आवाज़ आ रही है, मेरे पड़ोसियों की आवाज़ आ रही है, कई लोगों की आवाज़ आ रही है, किसी एक पर्सन की आवाज़ आ रही है। जैसे उनको फील हो रहा है, उनको आवाज़ें आ रही हैं कि अगर मुझे आवाज़ आए कि अब निधि अभी यहाँ तुरंत यहाँ से उठो और जाओ, ये इंटरव्यू ख़त्म करो, ये इंटरव्यू के बहाने तुम्हें कुछ एक कॉन्स्पिरेसी करने आए तुम्हारे लिए, और यहाँ से जाने के बाद तुम्हें मरवा देंगे, तो व्हाट विल आई डू? और अगर अगेन एंड अगेन कोई मुझे बार बार बोल रहा हो कि मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ और मैं सही सही बोल रहा हूँ, ये लोग तुम्हें यहाँ से धक्का देने वाले हैं, मार देंगे तुम्हें इसके बाद, इंटरव्यू के बाद, तो फिर मुझे क्या लगेगा? मैं वही सोचूंगी ना कि यही सही है, और मैं बीच में बच्चा अचानक से भाग जाऊंगी। इसलिए देखा होगा कुछ लोगों का बिहेवियर एकदम से ऑड हो जाता है, वो अचानक से कुछ भी कर देते हैं। रिफ्लेक्स। हाँ, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे आप नाइफ लेके आए हो, मेरा मर्डर करने आए हैं, और मुझे आवाज़ आएगी कि यार निधि अपना कुछ करो, ये लोग मारने वाले हैं, तो मैं क्या करूँगी? यहाँ से कुछ पत्थर मेरे पास जो भी रखा हो मैं उठा के मार दूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे अपने आप को बचाना है ना, या मैं आपको यहाँ से धक्का दे दूंगी क्योंकि मुझे अपने आप को बचाना है। तो ये प्रोजेक्शन होता है, जिसमें मुझे जो लग रहा हो, मुझे लगता है वो आप मेरे लिए करने वाले हो, और मैं उस सेल्फ डिफेंस में पर्सन ऐसा कर देता है। यस, तो इसलिए कभी कभी देखा होगा कि ये लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, वायलेंट, है ना? हाँ, और इसके अलावा बहुत बार कमेंट्री सुनाई पड़ती है इनको कि ये जो भी एक्शन कर रहे हैं वो इनको सुनाई पड़ता है, ये ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो इस टाइप से ये लोग फिर अकेले बातें करेंगे, अकेले भागेंगे, अचानक से भाग जाएंगे, अचानक से आ जाएंगे, अचानक से कुछ भी बोल देंगे, तो लोगों को लगेगा कि नॉर्मल नहीं है, इनके ऊपर कुछ आ गया है और ये ऐसे पागल हो गए हैं, और ये नॉर्मल तो नहीं है, तो भूत घुस गया मतलब। हाँ, इनके अंदर एक भूत आ गया, इसलिए देखो ये अजीब हरकतें कर रहे हैं, ये किसी जैसी हरकतें कर रहे हैं, ये तो इनकी ऐसी हैबिट्स नहीं थी, ठीक है? और कई बार इन लोगों को शक वगैरह भी होने लगता है। तो लेकिन ये जो आवाज़ें आना, गुस्सा करना, अचानक से भागने लगना, ये एक्टिविटीज़ ज़्यादा लोगों को लगती हैं कि इनके ऊपर भूत आ गया है, कोई आ गया है, किसी से बातें कर रहे हैं, मतलब कोई और है। ये लोग नहाते धोते कम है, सेल्फ इनको हाइजीन पुअर हो जाती है, दिन भर से बैठे रहेंगे एक जगह, तो इस टाइप से। तो इन लोगों को लगता है कि इसके अंदर कोई ऐसी, हमारे पेशेंट आके बताते हैं कि हमें तो पक्का पता है इसके अंदर कोई आ ही गया है, इसलिए ऐसी हो गई, क्योंकि ऐसी तो थी नहीं, बचपन से नहीं थी, तो आज कैसे हो गई? लोगों को ऐसा लगता है कि मानसिक बीमारी अगर है तो बचपन से ही होनी चाहिए, वरना नहीं होनी चाहिए या हो नहीं सकती। अच्छा। तो बोलते हैं ना, बचपन से तो थी नहीं तो अभी कैसे हो गई, मतलब कोई और ही हुए, ऊपरी बाधा है। इसके बाद एक इलनेस होती है सोमेटाइजेशन। सोमेटाइजेशन में क्या होता है कि पर्सन का बहुत ज्यादा फोकस अपने फिजिकल सिम्टम्स पे हो जाता है।
जैसे मुझे दिन रात बस हाथ पैर दर्द होना, मुझे कमजोरी होना, दर्द बने रहना, कुछ ना कुछ होते रहना, तो लोग कहते हैं यार यार ये घर सूट नहीं है, इस घर में कुछ है। जब से इस घर में शिफ्ट हुए हैं तब से इसकी कुछ ना कुछ तबीयत खराब बनी रहती है। तो मान लो आप घर में शिफ्ट हुए, आपकी जगह चेंज हुई, तो ये लाइफ का सिग्निफिकेंट इवेंट हो गया ना। हो सकता है आपको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो रही हो, शादी हुई किसी की तो एक सिग्निफिकेंट इवेंट है, तो हो सकता है वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो, और ऐसे में फिर उनके हाथ पैर दर्द होना, पेन्स होने तो होते रहना, कुछ ना कुछ बॉडी में सिम्टम्स आते रहना। तो उसमें बहुत कॉमनली लगता है कि ये घर सूट नहीं कर रहा है, जगह सूट नहीं कर रही, यहाँ कुछ चीज है। मेरे पास ऐसा आके लेडीज बताती हैं कि शादी के बाद हम लोग यहाँ गए या इस घर में शिफ्ट हुए, तो मैम उस घर में कुछ है जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब रहने लगी, पहले तो मैं बढ़िया थी। तो इस वजह से उनको जब एक ही सिम्टम्स बार बार आते हैं और इनके इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल आते हैं, तो उनको लगता है कि किसी ने करवा दिया मेरे ऊपर, इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। बट इसका मेन रीजन क्या होता है? ये जो मेंटल इलनेसेस के होते हैं, जो हम अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे, कॉमन जो रीजन होते हैं मेंटल इलनेसेस के। ओके। और एक फोर्थ इलनेस होती है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, जो सबसे ज्यादा लगता है कि मतलब इसके पेशेंट तो आज भी मानने को तैयार ही नहीं होते कि इट इज इलनेस, उनको लगता है कि रियल में भूत ही है। इसमें होता है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं जिसमें कुछ डिसोसिएटिव, सेंसरी, मोटर। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ कनेक्शन हो जाता है, अपनी रियलिटी से कनेक्शन खो देते हैं। जो अनवांटेड चीजें हो, अनवांटेड लाइफ है, उससे आपका कनेक्शन चला जाता है। आप अपनी ही रियलिटी से, कॉन्शियस सबकॉन्शियस से आपके स्प्लिट हो जाते हैं। तो आपको क्या लगने लगता है कि आपको कभी कभी कोई जैसे बॉडी का पार्ट काम नहीं करना, जैसे हमने कल भी एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था, बॉडी का पार्ट नहीं करना, या कोई सेंस अलग फील होना, या फिर एक कॉमन एक दूसरा फॉर्म होता है डिसोसिएटिव ट्रांस एंड पोजीशंस। उसमें क्या होता है कि आपके अंदर, इसको पहले कन्वर्जन डिसऑर्डर बोलते थे, तो इसमें क्या होता है कि आपके अंदर एक आइडेंटिटी आपकी चेंज हो जाती है, आप अपनी आइडेंटिटी से लॉस हो जाते हो। तो उसमें क्या होता है, और ट्रांस मीन्स आपकी आइडेंटिटी लॉस होना, पोजीशंस मीन्स कई बार न्यू आइडेंटिटी आ जाना। तो आप अपनी आइडेंटिटी से दूर हो गए और आपके अंदर एक दूसरी आइडेंटिटी आ गई। वो जो दूसरी आइडेंटिटी आई है वो भूत बाधा नहीं है, तो वो दूसरी आइडेंटिटी उस इंसान ने खुद ने ही क्रिएट करी है खुद के लिए। हाँ, ये आइडेंटिटी वही है जो कभी कभी होता है, वो इंसान चाहता है ऐसा अंदर से, मतलब उसका सबकॉन्शियस के उसका लिए वो एक subconscious विजन है कि काश मैं ऐसा होता, Yes. या मुझे ऐसा बनना था उस कई time बार पे, ऐसा कुछ। होता है। हाँ, तो उसको कई बार ऐसा लग रहा होता है। जैसे आपने एक डेली शॉप भी आता था, उसमें डिसोसिएटिव आइडेंटिटी पे था वो। तो उसमें एक लड़की थी जो बीच में कुछ टाइम के लिए वो बहुत सीधी सादी सी लड़की थी, और वो चाहती थी थोड़ी सी मॉडर्न होना, थोड़ी सी बदलना, थोड़ा सा तेज होना, अपने आप को एक्सप्रेस करने वाली लड़की बनना चाहना। तो कुछ टाइम के लिए वो ऐसा करती थी कि रात में सारे कपड़े उठाती थी, चेंज करके वो अपनी बाहर निकल जाती थी, और एक दूसरे फॉर्म में कुछ टाइम के लिए घूमती थी, और फिर वापस आके अपने वही मॉर्निंग में वही लड़की बन जाती थी। ठीक है, ऐसे ही जैसे आपने भूल भुलैया मूवी में देखा हाँ। है, उसमें भी ये डिसोसिएशन ही है। उसमें अपनी आइडेंटिटी तो चेंज हो जाती है, उसमें मूवी में क्लियर कट दिखाया भी गया है कि वो कहीं ना कहीं एक स्टोरीज पढ़ती रहती थी बचपन से, और वो एक स्टोरी उसके माइंड में थी, और फिर जैसे उसको वो क्लूज मिले जहाँ उस रूम के अंदर गई, और फिर उसने सारे अलग अलग लोगों को उस फ्रेम में ले लिया कि ये इस रोल में है, इस रोल में है, और वो कनेक्ट होकर उसने वही क्रिएट कर लिया, और उसने वो वाला रोल, जो विक्टिम वाला रोल होता है यूजुअली पेशेंट खुद लेता है, तो उसमें वो उस टाइप के रोल में आके अपने अपना जो उसके मन में था, जो वो करना चाहती थी, जो उसको हो सकता है उसके चाइल्डहुड में कई स्ट्रेसर रहे हों, तो उस टाइप से फिर वो करने लगते हैं। तो इसमें कई बार पेशेंट को दूसरा फॉर्म आ जाता है। इसके एक एग्जांपल बता रही हूँ। मेरे यहाँ एक पेशेंट आया था जिसमें उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसका बेस्ट फ्रेंड को की डेथ हो गई, और उसकी जो क्रीमेशन का प्रोसेस वगैरह था, उसके बाद वो अपने घर आया, और बस घर आते ही उसके फ्रेंड को एक इलनेस भी थी, उसको सीजर, मिर्गी की बीमारी थी। उसके फ्रेंड को फिट्स आते रहते थे, जिसकी डेथ हो गई थी। यस, जिसकी डेथ हो गई थी। तो बस उसके तो जैसे वो घर में आया और घर आके उसको फिट्स आने लगे, तो लोगों ने एकदम से देख के कि ओहो उसकी आत्मा आ गई, इसका बेस्ट फ्रेंड था, उसकी अचानक से इतनी कम एज में डेथ हो गई, और देखो जैसे उसकी डेथ हुई और वहां से आए और इसके अंदर वही आ गया, देखो वही झटके, वही मिर्गी अब इसको आ रही है। तो ये क्या है, डिसोसिएटिव सीजर्स हैं। मिर्गी जैसे झटके हैं लेकिन मिर्गी नहीं है, ये डिसोसिएशन है। वो अपने फ्रेंड को इतना चाहता था, इतना पसंद करता था, इतना परेशान हो गया उसके जाने से, तो अचानक से उसने अपने फ्रेंड को वैसा झटके देखे भी हुए भी थे कई बार,
तो अभी उसको ऐसा फील होने लगा, ऐसे झटके आने लगे। और भी कई हमारे पास आती हैं, जैसे कई बार फीमेल्स आती हैं शादी के बाद बहुत साल बाद तक उनके अंदर इमोशन सप्रेस हो जाते हैं। मतलब मे बी वो खुश नहीं है, किसी चीज़ से परेशान है, बट उनका उतना फ्रीडम भी नहीं होता कि वो उतना बात कर सकें, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, डिस्कस कर सकें। उनको उसी के साथ ही रहने की आदत हो जाती है। धीरे धीरे एक टाइम के बाद कई बार जैसे ही फिर वो मंदिर वगैरह गई हैं, कहीं पर गई, तो फिर धीरे धीरे उनका वही फॉर्म एक सामने आ जाता है, जिसमें उनका अपना फॉर्म चेंज हो जाता है। फिर उनको गोल गोल घूमना, आवाज़ बदल लेना, अपने अंदर कुछ और आ जाना, इस टाइप से फ़ील होने लगता है। और कई ऐसे पेशेंट मेरे पास आई भी हैं जिनको हम लोगों ने मेडिसिन दिया, ट्रीटमेंट दिया और उनका ये चीज़ चला भी गया। तो ये जो मंदिर में जाके उनके अंदर उनको ऐसा लगता है कि उनके अंदर कुछ आ गया है, तो ये हाँ, है क्या फिर? ये वही है, डिसोसिएशन ही है। तो इनके अंदर जो इतना ज़्यादा दब गया है इनके Yes. इमोशंस या फिर वो स्ट्रेस, हुँ, उससे ये मेंटल कहीं इलनेस हुई उन्हें है। स्पेस मिलता है कि उसको एक्सप्रेस कर तो सकें। ये मेंटल इलनेस है कि ये उस दबे हुए स्ट्रेस और इमोशंस का फटना है, क्या है? उसके लिए वही जो मैंने कल बताया था कि अगर आपको आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, देन वी कंसीडर इट नॉर्मल। लेकिन अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, देन उसको ठीक करना ज़रूरत है, इलनेस है। जैसे एक लेडी थी जिसको कई सालों से ऐसा होता था, कभी कभार होता है, तो काम चल रहा था, किसी को उतना प्रॉब्लम नहीं था, धीरे धीरे थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी बढ़ी, लेकिन उसकी बेटी जो 17-18 ईयर्स की थी वो मेरे पास आई। पहले वो मेरे पास पूछने आई कि मैम मेरी मम्मी को ऐसा ऐसा होता है, बट मम्मी को या मेरे घर में सभी को लगता है कि ठीक है ये तो नॉर्मल है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे चीज़ ठीक नहीं लगती हो, मुझे लगता है नॉर्मल भी नहीं है, मुझे लगता है कोई बीमारी है शायद, या कुछ अलग है। और मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब भी मैं मम्मी के साथ मंदिर जाऊँ और मम्मी तुरंत जाके अपना चेंज हो जाती हैं, इस टाइप से करने लगती हैं, सभी लोग उनको देखते हैं, मुझे पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मम्मी का ट्रीटमेंट करो। तो उसकी मम्मी को मेडिसिन दिया, बात किया, काउंसलिंग किया, मम्मी ठीक हो गई, मम्मी को आराम हो गया, मम्मी को वो सब बंद हो गया। फिर मम्मी मंदिर में जाती तो कुछ नहीं होता है फिर। तो यहाँ पे केस किस चीज़ का था? डिसोसिएटिव ये भी आइडेंटिटी का था। डिसोसिएशन, हाँ। तो कभी कभी जैसा हमने अभी भूल भुलैया मूवी की बात करी थी, तो उसमें भी इस पॉइंट का मेंशन हुआ था कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो वो जो इंसान ने एक दूसरी आइडेंटिटी बोरो कर ली है वो उसी आइडेंटिटी में इतना डिसॉल्व हो जाए कि उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी से डिटैच हो जाए, या उस अपनी जो उनकी रियल आइडेंटिटी है उसको खो दे और कम्प्लीटली वो दूसरा इंसान दूसरी दूसरी आइडेंटिटी बन जाए जो उन्होंने नहीं बनाई है। देखिए जो इलनेस में हम लोग देखते हैं, इलनेस में ऐसा तो नहीं है कि पर्सन दूसरी आइडेंटिटी में जाएगा। अगर दूसरी आइडेंटिटी में जाएगा तो दूसरी इलनेस होगी, लेकिन डिसोसिएशन में ऐसा होता है कि फुल टाइम के लिए नहीं जाता, मतलब बीच में कुछ टाइम के लिए पर्सन Okay, दूसरी कुछ आइडेंटिटी में period के लिए। जाएगा, Okay. फिर वो वापस आ जाता है। तो कुछ घंटों के लिए, यूजुअली कुछ घंटों के लिए ही जाता है कि अपना थोड़ी देर के लिए जितना उसको फील हो रहा है ऐसा हो गया। जैसे मेरे पास एक पेशेंट आया था जो डिसोसिएटिव एमनेसिया था उसको, तो वो कुछ टाइम के लिए उसको होश नहीं रहता था, वो जाके स्टेशन पे चला जाता था और रेलवे स्टेशन पे बैठ जाता था, और रेलवे स्टेशन बैठता तो बाद में उसे होश आता था अचानक से कि मैं स्टेशन पे क्या कर रहा हूँ, मुझे तो कहीं जाने नहीं है। फिर वो अपना वापस आ जाता था। कई साल पहले फिर उसने स्टोरी कुछ बताया कि उसके घर में उसके फादर वगैरह कहीं शायद छोड़ के चले गए थे और स्टेशन से ही गए थे, और उसके दिमाग में कहीं था कि वो फादर वहीं पर है, और वो फादर से के साथ काफ़ी अटैच भी था। तो जब बाद में उसको डिसोसिएशन हुआ तो वैसे ही उठ के चला जाता था स्टेशन पे, लेकिन उतने टाइम के लिए उसे याद नहीं रहता था कि वो स्टेशन पर गया और क्यों गया। वो बस जाता था और बस जाके बैठा रहता था वहाँ पे। जब उसे होश आता था कि वो क्यों बैठा है तो वो फिर लौट के वापस आ जाता था। तो ये डिसोसिएशन होता है, मतलब अलग अलग फॉर्म होते हैं। आपकी आइडेंटिटी भी जा सकती है, जो मंदिरों में होता है वो बहुत बार जो ट्रांस एंड पोजेशंस होता है, जो दूसरा रूप आ जाता है जो भूल भुलैया, वो ट्रांस पोजेशंस है। अगर अपने डिसोसिएशन फ्यूग होता है, अचानक से लोग भाग जाते हैं कुछ देर के लिए, उनको होश नहीं आता तो वापस लौट के आते हैं। तो ऐसे अलग अलग फॉर्म, मतलब सब फॉर्म में अपनी आइडेंटिटी से, रियलिटी से दूर हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, जिसमें पेशेंट को याद नहीं रहता, और कुछ टाइम के लिए वापस वो हो भी जाती है। डिसोसिएशन के बाद एक और जो इलनेस है जिसको यूजुअली लोग मानते हैं, वो न्यूरो साइकेट्री सभी में आती है, ये है मेनली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मिर्गी एपिलेप्सी। जो एपिलेप्सी होती है उसमें लोगों को फिट्स आते हैं, झटके आते हैं। तो जो ये झटके आते हैं
उसमें लोगों को लगता है, सालों से ये मान्यता है कि आग और पानी को देखने से झटके आ जाते हैं, और ये झटके और कुछ नहीं, किसी भूत बाधा का की वजह से होता है। और कई लोग इसकी वजह से कभी डॉक्टर का ट्रीटमेंट नहीं लेते, कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं, क्योंकि ये एक न्यूरोलॉजिकल इलनेस है, उसमें ज़रूरत है ट्रीटमेंट लेने की। एग्जैक्टली आप मेडिसिन लोगे, एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन लोगे तो आपकी एपिलेप्सी चली जाएगी, तो आपको आराम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पानी और आग को देखने से आती है, वो कभी भी आ सकती है। हाँ, ऑब्वियसली आप आग आग के सामने आएगी, जल जाओगे तो सबको पता चल जाएगा। पानी में आएगी, गिर जाओगे तो ड्राउनिंग होगी तो सबको पता चल जाएगा, रिस्की होगा। बाकी टाइम आएगी घर में तो किसी को पता नहीं चलेगा। धीरे-धीरे लोगों को लगता है कि सिर्फ आग और पानी के टाइम में ही आती है, बाकी आती नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो कभी भी आ सकती है, बस इन कंडीशन से बचना होता है, बिकॉज़ इसमें आप अनकॉन्शियस हो जाते हो तो रिस्की हो जाता है। और उसमें और भी वो रहते हैं कि अगर किसी को मिर्गी आ जाए, उसको कुछ फाउलिंग स्मेल या फिर ऐसा कुछ सूंघा दो तो फिर उठ जाते हैं। वो सिर्फ मिथ है, कुछ भी नहीं ये है भी ऐसा। myth। एक टाइम के बाद 1 to 2 मिनट्स के बाद अपने आप होश आ जाता है। अब आप चाहे उसे जूता सूंघाओ या कुछ भी सूंघाओ या कुछ मत सूंघाओ, वो करके आप सिर्फ रिस्क पे ही डालते हो उसको, कोई फायदा तो उससे है नहीं। आपने डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स को एक्सप्लेन करते वक्त अभी जो एग्जांपल लिया था एक पेशेंट का, एक लड़के का जिसके फादर के साथ उसकी कोई मेमोरी थी, इसलिए वो बार बार स्टेशन पर चले जा रहा था। अब ये जो पुरानी मेमोरीज हैं या फिर इंसिडेंसेस हैं जो किसी की लाइफ में हुए हैं, वो बहुत पास्ट में है, वो अभी अपनी रेगुलर लाइफ में रोजमर्रा की जिंदगी में उनको याद भी नहीं करता अगर, लेकिन अब वो तो उसका पास्ट हो चुका है, भले ही वो उस टाइम पे उसके लिए इमोशनली ज़्यादा वेट वाली कुछ चीज़ रही होगी, बट आज अगर वो उन चीज़ों को याद भी नहीं कर रहा है या अगर आज वो उन चीज़ों से इतना अटैच भी नहीं है, तब भी वो इतनी डीप चीज़ कैसे अफेक्ट कर सकती है ऐसी किसी चीज़ के लिए? देखिए, ये सब आपकी ही मेमोरी है तो आपके कॉन्शियस से आपके ही सबकॉन्शियस में चली गई है ना, पर है तो आपके ब्रेन में ही ना। आपके 2 फॉर्म होते हैं, एक फॉर्म में आप प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके आराम से उसके साथ सेटल हो जाते हो, उन मेमोरीज के साथ उनको एक्सेप्ट कर लेते हो। कुछ लोग नहीं कर पाते उन चीज़ों को। अगर आप प्रॉपर वे में उनके साथ कोप करते हो तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर आपके साथ वो मेमोरीज रह जाती हैं, आपका जो वे है उन थॉट्स को डील करने का, वो ठीक नहीं है, उस इवेंट को डील करने का, और एक टाइम पर आपने उसको अंदर बस एक्सेप्ट नहीं कर पाए और अंदर रख लिया बस, आप उससे परेशान होते गए। लेकिन आपने देखा नहीं है, सालों बाद भी लोग कहाँ अपने बचपन की कुछ चीज़ों को भूल पाते हैं। बचपन के कोई ऐसे स्ट्रेस, कुछ ऐसे होते हैं जिनको नहीं भूल पाते लोग। हाँ, अगर वो बड़े होकर भी उनको याद रहते हैं, वो अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ, किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ डिस्कस करके उसको सॉल्व कर लेते हैं, दैट्स ओके। लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो उनके साथ रह जाते हैं और साथ रहते हैं। कई लोगों को सालों तक सपने आते हैं, कई लोगों को दिमाग में वो चीज़ें रह जाती हैं, कई लोगों का बिहेवियर उन सबकॉन्शियस उन थॉट्स से इफेक्ट होता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें हमारे अंदर की हमारे अंदर ही रहती हैं। तो मतलब ये सबके लिए एक तरीके का कंपल्शन या फिर बेटर ऑप्शन है कि जितनी भी पास्ट की चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि अनरिजॉल्व्ड है, इनको रिजॉल्व कर लेना चाहिए या फिर इनको अगर वो उलझी हुई है तो इनको सुलझा लेना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, 100% बिल्कुल। ओके। तो मैम अभी आपने जितनी डिजीजेस बताई जिनसे ये प्रॉब्लम्स होती है मेंटल इलनेस के, जिनको लोग भूत बाधा समझ लेते हैं, ये सारी डिजीजेस वो है जो कल हमने जिनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, जो डिप्रेशन और एंजाइटी के कम्प्लीटली ऑपोजिट लाया करती है, कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी ये सब माइल्ड साइकेट्रिक डिजीजेस हैं, और ये जिनका आपने आज मेंशन किया है ये एकदम क्रिटिकल या फिर बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अब दोनों में हमने आपने बताया था कि एनवायरमेंटल या फिर जेनेटिक्स का काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो अगर हम जेनेटिक्स वाले केस को हटा दें, तो ये मेजर डिजीजेस जो हैं, जो आपने आज बताई, ये कैसे होती है? अगर जेनेटिकली नहीं हो रही है, तो किसी इंसान को ये डिजीज़ कैसे हो सकती है? रीज़न्स क्या हो सकते हैं? देखिए, अगर जैसे डिसोसिएशन की बात करें तो कहीं न कहीं स्ट्रेस का इम्पोर्टेंट रोल होता है। ओके। डिसोसिएशन, सोमेटाइजेशन, इनमें मैक्सिमम केसेस में कहीं न कहीं कोई स्ट्रेस मिलता है, वो भी लॉन्ग टर्म। ठीक है? चाइल्डहुड सिग्निफिकेंट स्ट्रेसर्स होते से हो सकते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकता है, और करंट लाइफ में भी स्ट्रेस, वो भी लॉन्ग टर्म से, ये चांसेस होते हैं। अगर स्किज़ोफ्रेनिया की बात करें तो ये क्लियर कट जेनेटिक है, आपके केमिकल्स है। इसमें यूजुअली स्ट्रेसर्स का बहुत मिनिमम रोल है। आपके क्या जिसके केमिकल चेंज होते हैं उसी एज में, 18 to 25 इन मेल, 25 to 30 इन फीमेल। यूजुअली इसी एज में ये इलनेस स्टार्ट हो जाती है, डायरेक्ट केमिकल इम्बैलेंस से।
और जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है इसमें दोनों का ही होता है, केमिकल भी है साथ में और साथ में आपका स्ट्रेसर। चांसेस होते हैं कि जो स्ट्रेस जिंदगी में आता है, स्ट्रेस आता है सीजन कभी कभी चेंज होने की वजह से, हुआ, कोई मेजर चेंजेस हुए तो ये इलनेस प्रेसिपिटेट कर जाती है। कई बार डिप्रेशन के जस्ट बाद ही मैनिक हो जाते हैं और ऐसी फेज आ जाती है। और जो लास्ट है अगर एपिलेप्सी जो मिर्गी है वो तो प्योर न्यूरोलॉजिकल है, उसमें अलग से स्ट्रेसर का कोई रोल नहीं है, आपके ब्रेन के इम्पल्स का ही है। तो एग्जैक्ट रीजन क्या है? डायरेक्ट ब्रेन में इम्पल्स, नर्व इम्पल्स की वजह से हो जाती है। एक्सेसिव ब्रेन इम्पल्स की वजह से आपके ब्रेन के पर्टिकुलर एरिया से नर्व इम्पल्स ऐसा आपके पूरी बॉडी में मसल पूरी बॉडी को कवर कर सकती हैं या फिर बॉडी के एक पार्ट को भी कवर कर सकती हैं। कई बार पार्सल सीजर होते हैं और कई बार जनरलाइज सीजर होते हैं जो होल बॉडी में एक साथ होते हैं। ओके। तो मिर्गी को जैसे कई बार लोगों को देखा है कि उनको लगता है कि ऐसे ही हो रहा है तो हम झाड़ा फूकी से ठीक करते हैं, क्योंकि वो रेगुलर डेली तो होता नहीं है, फ्रिक्वेंसी कुछ भी हो सकती है। राइट। आपको एक बार हुआ, आपने कहा झड़वा लिया, अब वो ठीक हो गया, अब वो दोबारा कब होगा, तो दोबारा तो कभी भी हो सकता है। राइट। ऐसा रोज तो होता नहीं है कि आज आपने ठीक कर दिया तो आज ही होना था तो देखो ठीक हो गया। तो ये जो आपने रीजंस बताया जिनकी वजह से ये मेजर डिजीज हो रही है या फिर ये मेजर इलनेसेस होती है, उस हिसाब से तो ये किसी को भी हो सकती है। मतलब ये डेफिनेटली इतनी ही रैंडम किसी है। भी एज के, किसी भी पर्सन को, किसी भी कास्ट के, किसी भी एरिया के, किसी भी प्लेस के, किसी भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के पर्सन को ये बीमारियां हो सकती हैं कभी भी। 50% लोगों को और 50% मेंटल इलनेसेस बिफोर 18 स्टार्ट हो जाती है। मतलब उनका जो रूट कॉज है या फिर जो बीज है वो 18 के पहले ही या आ मतलब चुका आपके होता है। अंदर केमिकल है, चांसेस आपको हैं तो 18 के पहले स्टार्ट हो गई। कई बार मेरे बच्चे आते हैं बिफोर 18 ही बाइपोलर इलनेस में आते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, एंग्जाइटी में आते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया के आते हैं। तो इसमें ऐसा रहता है कि अगर मतलब वो जितनी लेट इसको लेके डॉक्टर के पास आएंगे इतना ज्यादा सिचुएशन वर्स हो चुकी होगी। हाँ, ड्यूरेशन ऑफ अनट्रीटेड इलनेस TUI जितना ज़्यादा होगा प्रोग्नोसिस उतना खराब होता है। अगर आप जितनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो चांसेस है कि आपका प्रोग्नोसिस बेटर हो, आउटकम बेटर हो। जितना उतने जल्दी आपको रिस्पॉन्स मेडिसिन का मिले आपको बेटर रिस्पॉन्स होगा आपकी बॉडी पे, क्योंकि आप जितना जल्दी आओगे उतना जल्दी जो केमिकल इम्बैलेंस है वो करेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। जितना लेट आओगे उतना रेजिस्टेंस हो जाता है, मेडिसिन का इफेक्ट भी थोड़ा सा फिर कम होता है। ओके। जो रीजन पता है उसमें इमोशनल हेल्थ और स्लीप, क्या ये दोनों चीजें भी कहीं आती है कि उनका हाँ, इतना रोल नहीं है? स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नॉर्मली आप अगर कोई भी जिसको मेंटल इलनेस है और अगर उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है तो उसका पहला सिम्टम्स भी स्लीप के साथ ही आता है। जो जिसको मेंटल इलनेस होती है मैक्सिमम इलनेस में नींद बहुत कॉमनली डिस्टर्ब हो जाती है। पहला सिम्टम्स बायोलॉजिकल फंक्शन सबसे पहले इफेक्ट होते हैं, तो उसमें स्लीप का बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। और सेकंड, अगर आप जानबूझ के नहीं सो रहे हो बिकॉज ऑफ एनी रीजन तो भी चांसेस ऑफ मेंटल इलनेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको प्रॉपर मतलब स्लीप एक सिम्टम भी हो सकता है और एक रीजन भी हो सकता है। यस मेंटल दोनों इलनेस दोनों ही, दोनों। इसलिए 6 to 8 आवर्स सबको सोना चाहिए। एंड इमोशनल हेल्थ या फिर इमोशनल वेलबींग? इमोशनल वेलबींग यही अगर आपकी ज़िंदगी में आप प्रॉपरली हर चीज़ को अच्छे से मैनेज कर रहे हो, अपने इमोशंस को मैनेज कर पा रहे हो अच्छे से, लाइफ में कुछ भी हो इट इज़ एक्सटर्नल ओनली, लेकिन आप उसे कैसे मैनेज कर रहे हो, आप उसको कैसे फील कर रहे हो, कैसे परसीव कर रहे हो, आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है, अगर आप अच्छे से उसको मैनेज कर पा रहे हो तो चांसेस कम है हर इलनेस के। नहीं कर पा रहे हो चांसेस ज़्यादा है। तो आपके पास अभी सारी डिजीजेस, ये सारी इलनेस जिनकी हमने बात करी जिसको लोग भूत बाधा समझ लेते हैं, तो ऐसे तो आपके पास कई पेशेंट्स आए होंगे ये बोल के कि इसको ये भूत बाधा हो गई है या फिर ऐसा हो गया है। तो पहले तो वो जो पेशेंट्स आते हैं वो डॉक्टर के पास आए, साइकेट्रिस्ट के पास आए, तो शायद या तो उनको थोड़ी या तो अवेयरनेस होगी या तो ये पता होगा कि शायद ये भूत बाधा नहीं है या शायद ये डॉक्टर इसको ठीक कर सकता है। वो किस मेंटालिटी के साथ आपके पास आता है? देखिए पेशेंट जो आते हैं ना इस टाइप की जो हमने भी डिस्कस किए वो कैसे आते हैं, पहले इनिशियल तो वो जाते हैं फेथ हीलर के पास से और वो अपने हिसाब से उनको जो करना होता है कर लेते हैं, लेकिन फिर जब नहीं रिजल्ट मिल रहे होते हैं
ठीक है, कभी कभी जैसे आपने अभी अपने डिस्कस किया कि इमोशनल वेलबींग भी जरूरी है, तो कई बार ये केसेस फेथ हीलर से भी ठीक हो जाते हैं इनिशियल लेवल पे। जैसे आप परेशान हो और आप गए, कोई फेथ हीलर आपको मिल गए जिन्होंने आपको विश्वास दिलाया है कि नहीं सब ठीक होगा, अच्छा हो जाएगा, और आप उन पर ट्रस्ट करते हो, तो अच्छा है। वो थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, थोड़ा सा उनके मन में एक पॉजिटिविटी आती है कि यार ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, ये भगवान है, जैसे भी। तो कई केसेस में जो इनिशियल उनको स्टार्ट होता है और वो जाते हैं, तो कहीं उन्हें जो पॉजिटिविटी मिलती है, या कोई उनसे अच्छे से बात भी कर लेता है। वहां पर कुछ लोग होते हैं जो अच्छे से बात करते हैं, बोलते हैं ना, निकल के आओ इनमें से, क्या हो कैसे हो, उन्होंने अपने मन की सारी बात बोल दी, क्लियर डिस्कस कर ली, या उनको एक छोटा सा सॉल्यूशन मिल गया, तो ये अगर मिल जाता है, थेरेप्यूटिक वे में वर्क करती है वो पूरी यस, प्रोसेस। तो फिर वो अगर इनिशियल स्टेज है, कोई छोटी मोटी चीज है, तो वो कुछ चीज ठीक भी हो जाती है। और फिर अगर लेकिन वो ज्यादा है, तो फिर उसके लिए मेडिसिन और प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूरी है। तो पहले वो लोग वहां जाते हैं कई बार, तो जब नहीं ठीक होते हैं, तो फिर उनको ठीक तो होना है ना, तो कहीं से सुनने में आता ही है कि जाओ डॉक्टर के पास जाओ, वहां से हम ठीक होके आए हैं, या हमें ऐसे ही प्रॉब्लम हो रही थी सेम और हम ठीक हो गए। तो फिर उनको घर में कोई एक पर्सन रेडी नहीं होता, दूसरा चाहता है, फिर ऐसे जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लाते हैं। वो बोलते हैं कि चलो, और हम उनको लेके आए, तो इनके फादर तो रेडी नहीं हो रहे थे, वो कह रहे थे नहीं। और कई बार पेशेंट भी आते हैं हमारे पास, मतलब मुझे याद है एक अभी लेडी आई थी, वो एडमिट थी, और मैं गई उसको देखने के लिए, तो बिल्कुल उसको टिपिकल उसका नाम चेंज हो गया था। तो वो दूसरा नाम बोल के वो जोर जोर से हंस रही थी, और वो अपना नाम भी कुछ और बता रही थी, और पूरा मुझे याद है वो बेड पे ऐसे लेट रही, हंस रही जोर जोर से, बिल्कुल पूरा आईज ऐसे दिखा रही है, देख रही है इस टाइप से कि जैसे कोई हो ही नहीं, कोई हॉरर मूवी देख रही हूँ मैं। बिल्कुल वैसे ही मुझे फील हो रहा था, जो मैंने बचपन में देखी होंगी कभी। तो वो बिल्कुल वैसे रिएक्शन हो रहा था, और मुझे याद है उसकी जो मदर थी, उसके हस्बैंड, मदर और उसके एक दो इन लॉस आए थे, तो उसकी मदर से जब मैं पेशेंट के नाम से कुछ पूछ भी रही थी कि ये अभी कैसे कर रही है, मान के चलो उसका नाम है स्वाति, तो मैं बोले कि स्वाति क्या क्या कर रही है, तो वो मुझे बहुत जोर से बोली कि नहीं, मैं स्वाति नहीं, ये तो इसके ऊपर जो आ गई है मंजू, वो कर रही है, आप क्यों स्वाति बोल रहे हो। तो फिर मैं बोलूँ, फिर पूछूं कि नहीं, ये स्वाति ने कितने दिन से ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, हिस्ट्री हमें लेनी होती है। तो फिर वो जोर से चिल्ला के बोली, अरे मैडम, बार बार मेरी स्वाति को क्यों आप बदनाम कर रही हो, मेरी स्वाति कुछ नहीं कर रही है, ये जो मंजू इसके ऊपर आई है बस यही कर रही है, आप नाम मत लो एक बार भी मेरी बेटी का। तो ये हाल है। आप मतलब मैं बताना चाह रही हूँ कि लोगों का अवेयरनेस, मतलब डॉक्टर के पास आने के बाद भी उनके अंदर ये चीज तो रहती है कि ये भूत ही है। यस, उनके घर के जो दो लोग थे उनको पता था, उनको डाउट था, तो वो लेके आए। और जब नेक्स्ट डे ही मुझे याद है, उसको रात में ही हमने इंजेक्शन वगैरह दिए, और बस इंजेक्शन लगे, सो गई वो, मॉर्निंग में उठी तो बिल्कुल बढ़िया। जो 2 दिन से उसके अंदर से जा नहीं रहे थे, जो बार बार लौट के आ रहे थे, नेक्स्ट डे एक भी बार उसके अंदर कोई मंजू और कोई भी सीता गीता कोई भी नहीं आई। और फिर जब मैं राउंड पे गई, तो मैंने उसकी मदर को तो बोला, मैंने कहा अब तो नहीं आई है तो मैं जोर से एक हंसी आई, बोलती है मैडम वो चली गई, लेकिन कल तो शायद वो कोई और थी, मेरी बेटी तो नहीं थी। तो आप देखो ना, एक इंजेक्शन दिया, बेटी ठीक भी हो गई, वो निकल भी गए जो भी था, लेकिन तब भी उन्हें डाउट था कि नहीं, लेकिन शायद तो था, क्योंकि उनके मन में इतना अंदर से बैठा हुआ है, इतना फॉर्म उनके अंदर है ये चीज, कि वो शायद अपने बिलीफ्स को चेंज नहीं कर पाते सालों से, और कहीं ना कहीं वो ब्लेम भी नहीं चाहते, क्योंकि अगर आप मेंटल इलनेस बोलते हो तो ब्लेम कहीं ना कहीं खुद पे भी आ जाता है, और अगर आप किसी और दूसरे को बोल दो इसने कर दिया, उसने कर दिया, वो आ गया, तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कुछ है ही नहीं, वो तो किसी और ही ने हमारे ऊपर किया है, हम तो बहुत इनोसेंट हैं, ये हमारा बच्चा तो इनोसेंट है। हाँ, सब तो यही मान के और चलेंगे। अगर दूसरा बोलेंगे आपके नहीं, इसको मानसिक बीमारी है, तो फिर बच्ची बीमार है, तो फिर ब्लेम भी तो आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं, तो लोग नहीं मानते। और हमारे क्लिनिक पे ही कभी कभी तो मतलब एक स्टार्टिंग में तो मुझे ही डर लग जाता है, अचानक से कोई आके अपना पूरा रूप बदल लेता है, बोलता है मैं ये नहीं हूँ, मैं तो खबीस हूँ। और अभी एक पेशेंट आई थी जो अचानक से बात कर रही थी, बस बिल्कुल शांत मेरे सामने बैठी बात कर रही, अचानक से ही खड़ी हो गई और जोर से बोली कि मैं तो खबीस हूँ, क्या समझ रही हो तुम, कौन हूँ मैं। और उतना कुछ नाम बदल के उसने बताया, किसी मेल का नाम बताया, मैं ये हूँ, उसके ऊपर आया हूँ। मैंने बोला क्या कर सकती हूँ, कुछ करके बताओ। मैंने कहा यार फैन है, यहीं से खड़े खड़े बंद करके बताओ।
बोलती मैं तो निबंध नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा क्या कर सकते हो, यहाँ वॉल पे चढ़ के बताओ यहीं से। तो बोलता वो भी नहीं कर सकता। मैंने कहा कुछ ऐसे करके बताओ तो मुझे पता चल जाए कि तुम कबीज हो या कोई और हो, कुछ पावर होना चाहिए ना। तो जब मैंने बोला तो कहती कुछ वो नहीं सही हूँ। मैंने कहा अरे जब कुछ नहीं कर सकते तो शांति से बैठ जाओ जाके। कौन सी इलनेस का केस था ये डिसोसिएशन था। अचानक से Dissociation। इंसान नॉर्मल था, बात कर रहा था, अचानक से उसका रूप पूरा चेंज हो गया, उसके ऊपर कोई आइडेंटिटी चेंज हो गई। और लकीली उसको मेडिसिन वगैरह दिया और वो बिल्कुल ठीक भी हो गई। मेडिसिन दिया, बात किया और वो आराम, बहुत आराम है। अब तो आपके पास इतना एक्सपीरियंसेस है मल्टीपल केसेस का, मल्टीपल डिजीज का, बट जब आपने इस फील्ड में स्टार्ट किया होगा या इवन आपके ट्रेनिंग के टाइम का, जब आप पीजी कर रही थी तब का, उस टाइम पे जब ऐसे केसेस ऐसे पेशेंट्स देखते थे तब आपके दिमाग में क्या आता था, तब आपका एक्सपीरियंस कैसा होता था? मुझे अभी याद है, अगर एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूं, जब हम लोग काउंसलिंग के लिए जा रहे थे तो जो मेंटल हॉस्पिटल का पूरा प्रीमाइस था उसके अंदर ही सबसे अंदर एक जो बड़ा हॉल था, वहां पर ये प्रोसेस होनी थी इसकी, जो काउंसलिंग की जो हो रही थी प्रोसेस। तो वो अंदर जाके, तो मुझे याद है वो पूरे हॉस्पिटल में वहाँ पर बहुत बड़े एरिया में वहाँ पूरा मेंटल पेशेंट ओपनली घूमते हैं। ओके। पूरा ओपन। तो सिक्योरिटी तो बस इट्स लाइक जैसे जेल में होता है ना, हाँ। बड़ी बड़ी वॉल्स होती हैं, पूरा हम्म। कवर्ड होती हैं और वो अंदर पूरा घूमते हैं फ्री होके, उनकी सारी एक्टिविटीज होती हैं, गेम्स होते हैं, खाना पीना घूमना। उनको कोई कमरे में नहीं रखते, सिर्फ इवनिंग के बाद सिर्फ कमरे में सोने के लिए काउंटिंग करके उनको अलग अलग उनके वार्ड्स में रख दिया जाता और बाकी मॉर्निंग से दिन तक घूमते हैं। ये कब की बात है आपके पीजी मैं पीजी के की? टाइम, मैंने Okay। CIP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री रांची से मैंने पीजी किया है। तो वहाँ अप्रोक्स 800 बेडेड हॉस्पिटल है, 800 मेंटल पेशेंट्स एक पूरे प्रीमाइस में रहते हैं। तो मुझे याद है मैं काउंसलिंग के लिए जा रही थी, मुझे इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था कि जो बाकी दो लोग जा रहे थे उनके पीछे में छुप के ऐसे झुक के जा रही थी कि कोई मुझे बुला ना ले, कोई पेशेंट या मुझे कोई पकड़ नहीं ले मेरा हाथ। मैं इतना घबरा रही थी। और एक टाइम के बाद, एक साल के अंदर की वो बात थी कि आराम से मैं वहाँ घूमती थी। हम लोग मॉर्निंग से इवनिंग तक आफ्टरनून में अकेले बैठे, इतने पेशेंट्स आराम से घूम रहे हैं, हम लोग बैठे अकेले बैठे, इवनिंग में अकेले बैठे आराम से पूरा हिस्ट्री ले रहे हैं, अपने पेशेंट से बात कर रहे हैं, देख रहे हैं अलग अलग पेशेंट्स की इलनेसेस देख रहे हैं। इतने आराम से करते तो कुछ भी नहीं लगता, कुछ भी डर नहीं लगता था। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है वायलेंट केस या फिर कोई एग्रेसिव केस किसी पेशेंट के थ्रू? हाँ हुआ है थोड़ा बहुत, तो मतलब हर साइकेट्रिस्ट के साथ जो साइकोसिस को डील करते हैं सबके साथ ही होता है, मैक्सिमम के साथ। एक बार हुआ था, एक पेशेंट ने, मैं हिस्ट्री ले रही थी, वो स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट था, मैं बात कर रही थी, वो कुछ बात नहीं कर रहा था। और हमारे जो छोटे छोटे चैम्बर्स ऐसे डिवाइड करके बने हुए थे, तो उसमें एक एक पर्सन, हम लोग को चाहिए था नॉइज फ्री, हम लोग बात कर सके। तो मैं बात कर रही थी तो वो कुछ बोल नहीं रहा था, अनडिफ्रेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया का केस था, वो बात कर रहा था, करते 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 मैं बात करती रही और अचानक से वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। उनके जो फैमिली मेंबर थे वो एक पास में थे और एक थोड़ा बाहर बाहर घूम रहे होंगे। अचानक से वो उठे और कुछ भी नहीं बोले और सीधा उठ के मेरी नेक पे से अटैक किया। मैं जोर से चिल्लाई बचाओ मुझे बचाओ। और फिर मैंने, मेरे पास बैग था और मैंने बैग से सपोर्ट करके कि बचाओ, मैं उनके घर वालों पे जोर से चिल्ला के कि पकड़ो ना यार इनको। फिर तो एडमिट करना था तो एडमिट कर दिया। लेकिन मुझे याद है वो मेरे अंडर ही केस थे और मुझे 2 दिन तक उनसे डर लग रहा था कि मैं उनसे, वो मेरे केस होते हुए मैं पास से बात भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग को डील करना भी नहीं आता था। लेकिन अब फिर वो चीज़ें फिर बाद में नहीं होती, हम लोग खुद अवेयर होते हैं उन चीज़ों के लिए, कैसे डील करना है, इंटरैक्ट कैसे करें। हाँ। तो उसके जो तरीके होते हैं जो इनिशियल नहीं पता होते हैं, तभी ये ज़्यादा होता है। ओके, सो इतनी अलग अलग टाइप की, इतनी वास्ट टाइप्स के इलनेस के पेशेंट्स को जब आप देखती हैं तो उसका एक तो आप पे इफेक्ट कैसे पड़ता है एंड आप अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन करती है व्हाइल डीलिंग विद सच मेंटल इलनेस इन योर प्रोफेशन? देखिए इतनी मेंटल इलनेस को डील करना, इट्स लाइक जैसे नॉर्मल सभी डॉक्टर्स अपने अपने फील्ड के केसेस को देखते हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से डील करते हैं। दूसरे डॉक्टर्स के अलावा भी जो अदर प्रोफेशनल्स होते हैं उनमें लोग अपने अपने फील्ड के लोगों से बात करते हैं, डील करते हैं। वैसे ही हमारे यहाँ होता।
ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों का डिप्रेशन देख रहे हो तो आपके अंदर डिप्रेशन आ जाए, या आप लोगों को पागलपन देख रहे हो, साइकोसिस देख रहे हो तो आपको साइकोसिस हो जाए, या आप पे कोई इफेक्ट आ जाए। तो मेरा आंसर होगा स्ट्रिक्टली नो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि हम जो चीज़ डील कर रहे हैं वो हमारे अंदर आए। इवन मेरा तो यही कहना होगा कि आई एम मोर अवेयर ऑफ माई इमोशंस राइट नाउ, क्योंकि इतना सारा डील करने के बाद, इतने सारे लोगों को देखने के बाद, जब दूसरे मेरे घर में ही अगर कोई कुछ बोल रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो रियल में क्या होता है, अगर मेरे घर में कोई गुस्सा कर रहा है या सपोज मेरे हस्बैंड कभी गुस्सा करते हैं, तो मैं उनको भी हंस के यही बोल देती थी, क्या करूँ, एक मूड स्टेबलाइजर दे दूँ, क्या हो मेडिसिन की जरूरत है तो साफ बोल दो, प्लीज ये पागलपन मत दिखाओ यहाँ। तो एक अवेयरनेस आ जाती है कि सामने वाले का मूड ठीक नहीं है, मतलब सामने वाला अभी अपनी मेंटल स्टेबिलिटी में नहीं है। एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी। हाँ, ये समझ में आया था कि सामने वाला कहीं परेशान है शायद, इसलिए सामने वाला ऐसा बिहेव कर रहा है। तो फिर कहीं न कहीं मेरा वो डॉक्टर वाला फेज़ जाग जाता है। मैं सोचती हूँ कि शायद कहीं आप परेशान हो, आपको ऐसा हो रहा है। तो वो जो गुस्सा नॉर्मली कि वो मैं दिल पे ले लूँ कि आपने ऐसे ऐसा क्यों कह दिया, आप कैसे कह सकते हो, ये सब चीज़ें, वो चीज़ और कम हो जाती है। क्योंकि नॉर्मली क्या होगा, अगर कोई कोई भी आपस में झगड़ेगा, हर घर में होता है, कभी ना कभी कोई ज़ोर से चिल्लाता है, तो कभी किसी का झगड़ा होता है। तो नॉर्मली बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों बोला? राइट। सामने वालों को क्या लगता है कि हमारे लिए ऐसे बोल दिया, उसने हमें ऐसे क्यों बोल दिया? ऐसे नहीं बोल सकते ना, हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी लाइक दिस। लेकिन अब इसमें नहीं होता, इसमें लगता है कि ये हमारे ऊपर नहीं है, ये तुम्हारी मेंटल कंडीशन जो ठीक नहीं है, ऐसा फील होता है कि आप ही मेंटल स्टेबिलिटी में नहीं हो, मैं तो स्टेबल हूँ ना। पेशेंट के साथ भी यही मेरा सोचना होता है। जैसे कई बार लोग पूछते हैं कि पेशेंट एकदम से जोर से चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, कभी-कभी बहुत गलत से भी बोल देते हैं। कोई मैनिक फेयर है तो कभी-कभी गालियाँ भी दे देंगे, गुस्से में बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे, क्योंकि तो क्या फ़ील होता है? हम क्यों रिएक्ट करें? क्योंकि रिएक्ट करने का कुछ है ही नहीं ना, सामने वाला तो अपनी स्टेबिलिटी में नहीं है ना। अगर वो ठीक होता, तो वो यहाँ आता ही क्यों? वो ठीक नहीं है, मैं तो ठीक हूँ ना, तो हमें गुस्सा क्यों आए? मुझे क्यों परेशानी लगे? तो ये तो उसका उसका बिहेवियर है, उसका मूड है। तो मेरे हिसाब से एक अवेयरनेस ज़्यादा आ जाती है। बाकी ऐसा हमारे ऊपर इफ़ेक्ट आए ऐसा चांस नहीं होता। हर प्रोफ़ेशन में होता है, पुलिस अगर डील कर रही है चोरों के साथ, तो वो तो चोर नहीं बन जाती ना। राइट। या जज ऐसे क्रिमिनल्स को देखते हैं, तो क्या वो क्रिमिनल बन जाते हैं? या कोई साइलेंसर्स को क्या अटैक ही आते रहते हैं। तो ऐसे अलग-अलग जैसे प्रोफ़ेशन होते हैं, अलग-अलग जो दूसरी स्ट्रीम्स होती है, वैसे हम भी डील करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि उनको ना मैं हो जाए, और हम अवेयर हैं अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक कैसे रखना है, हम ज़्यादा अच्छे से रख सकते हैं। आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था और कैसा टेक था आपके इस डिसीजन पे कि आपको साइकेट्री की फील्ड में जाना है? जैसे मेरी फैमिली में तो कोई मेडिकोस नहीं है, तो मेरे जो फादर वगैरह थे या मेरे इन-लॉज़ थे, तो इनिशियल उन्हें किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये साइकियाट्री लेना, मतलब कई बार ऐसा लोगों को लगता है, एक जनरल लेमैन टर्म में लोग बोलते हैं, तो पागलों का डॉक्टर बनना है क्या? हाँ। ये क्या ले रहे हो? कैसा है? क्या इसके भी पेशेंट होते हैं? ऐसे ही मेरे पास क्वेश्चन्स आते थे। कोई कैसा लगेगा कि तुम डॉक्टर बनोगे, लोग बोलेंगे अरे ये तो पागलों को डील करने वाली है, ऐसा है। लेकिन फिर जब मैंने साइकियाट्री लिया, ऑप्ट किया, और मेरे हस्बैंड का बड़ा सपोर्ट था क्योंकि वो भी डॉक्टर ही है, तो उनको क्लियर, उन्होंने बोला कि यार लो, बहुत अच्छी ब्रांच है और ये लेना चाहिए। ये चीज़ है जिसकी रियल नीड है आज, और नीड बढ़ती ही जानी है। तो उनका बहुत सपोर्ट था, अगर वो नहीं कहते तो शायद मैं नहीं भी लेती, क्योंकि मुझे भी डर लग रहा था। तब मुझे खुद डाउट हो रहा था कि मैं साइकियाट्री लूँ कि नहीं लूँ, क्योंकि मैंने देखा था साइकियाट्रिस्ट में मेल्स बहुत सारे थे, फीमेल्स बहुत कम ऑप्ट कर रही थी। कहीं न कहीं वो रिस्क फ़ील कर रही थी। राइट। लेकिन फिर मैं खुद ग्वालियर मेंटल हॉस्पिटल गई, मैं देखने के लिए कि मैं ले सकती हूँ कि नहीं ले सकती हूँ। कहीं साइकियाट्रिस्ट से भी मिली। मुझे याद है मैंने कई अदर स्ट्रीम के डॉक्टर से भी मिली, और मुझे याद है मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स का एक ही कहना था, जो साइकियाट्रिस्ट नहीं थे, कि नहीं यार वो ब्रांच मत लो, या फीमेल्स के लिए पता नहीं सेफ है कि नहीं है, अच्छी नहीं है। तो जो साइकियाट्रिस्ट के लिए, साइकियाट्री के लिए जो स्टिग्मा है, नॉन मेडिकोस के अलावा मेडिकोस में भी अदर डॉक्टर्स में बहुत स्टिग्मा है। उनको भी, यस, अमंग डॉक्टर्स भी स्टिग्मा है, उनको भी नहीं पता है अभी कि साइकियाट्रिस्ट क्या होते हैं, कैसे डील करते हैं, क्या ये सारी इलनेसेस ठीक हो जाती हैं।
तो ये स्टिग्मा अभी काफी है, अभी भी है। ओके, अब कमिंग टू आवर लास्ट सेगमेंट, हमने ब्रेन की और इसकी सारी डिजीजेस पे इतनी बात कर ली, बट अब एक मेन क्वेश्चन पूछना है कि ब्रेन को एक्चुअली डैमेज क्या करता है, हमारी कौन सी वो को डैमेज करती है, उसके ब्रेन को डैमेज करती है, और वो चीज़ें फिर बाद में जाके उस इंसान को कोई मेंटल इलनेस दे सकती है। जैसे हम हार्ट डिजीज के लिए बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, या फिर बीपी के लिए बोलते हैं, शुगर के लिए बोलते हैं कि ये चीज़ें थी रेगुलर लाइफ में, इसकी वजह से ये ऐसा हो गया। तो मेंटल इलनेस को, इन मेंटल इलनेस को दोनों, माइल्ड भी और ये क्रिटिकल वाली भी, दोनों टाइप की जो हमने डिस्कस करी, इनमें रेगुलर लाइफ की वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम करते हैं जो हमारे ब्रेन को डैमेज कर रही है और हमें पता नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो आएगा फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ Okay. मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करती है, मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट करती है। तो अगर आप फिजिकली हेल्दी नहीं है तो मेंटल हेल्थ खराब होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, मेंटल इलनेसेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है अगर आप फिजिकली हेल्दी नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ अपनी फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखें। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कभी आपको इन्फेक्शन होता है, कोई बीमारी होती है, कोई फ्रैक्चर भी हो गया, कोई सर्जरी हो गई, कुछ भी हो गया, तो चांसेस ऑफ मेंटल इलनेसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, डिप्रेशन एंग्जाइटी के क्लियर कट चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहली चीज़ आपको फिजिकल हेल्थ अच्छा रखना है। सेकंड चीज़ क्या होती है, आपका जो आजकल मोबाइल यूज़ ज़्यादा हो रहा है, मोबाइल डेफिनेटली रेडिएशंस कहीं ना कहीं आपके ब्रेन पे इफेक्ट कर ही रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं। स्टडीज आगे और ज़्यादा आफ्टर ईयर्स स्टडीज सामने आती जाएगी, तो ये आपको इफेक्ट कर रहा है। इसके साथ जो आप उसके सोशल मीडिया और इसमें यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन वाली फीलिंग आती है जो टीनेजर्स कर रहे हैं। देखिए, जो लोग एडल्ट हैं आज, जो लोग पहला पहला हम लेते हैं ओल्ड एज के लोगों को, अगर देख रहे हैं, मेरा तो यही कहना होता है, देख रहे हैं चलने दो ना, वो अपनी लाइफ में फ्री है, सब कर चुके हैं, अगर वो मोबाइल देख भी रहे हैं तो चलेगा। एडल्ट हैं, वो देख रहे हैं तो भी चलेगा। एक तरफ से उनका पूरा पर्सनालिटी डेवलप हो गया, मैच्योर हो गया, उनकी थिंकिंग प्रोसेस सब कुछ बन चुका है, उनके अंदर सब कुछ बन चुका है, तो वो देखें चलेगा। लेकिन जो थर्ड कैटेगरी आती है, जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, जो अभी डेवलपिंग फेज में है, जिनकी लाइफ, जिनकी मेमोरीज, जिनकी पर्सनालिटी सब कुछ डेवलप हो रही है, अगर ये सिर्फ मोबाइल में लगे हुए हैं और ये कहीं ना कहीं अगर सोशल मीडिया पर कहें तो दूसरों को आगे बढ़ते देख रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड के पास ये है, उसके पास ये है, इसके पास ये है। आपके एक फ्रेंड के पास बाइक है, एक के पास नया बहुत अच्छा घर है, एक के पेरेंट्स घूमने लेके जाते हैं, एक के पेरेंट्स अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाते हैं, बट आप तो चारों ही देख लेते हो ना। तो आपको लगता है कि सबके पास सब कुछ है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो आपका फोकस कहाँ है? दूसरों पर, अपने ऊपर तो फोकस है ही नहीं। तो आपको अपना दिखेगा कैसे? और एक सेंस ऑफ इन्फ्लुएंस भी आता है सोशल मीडिया के थ्रू, बिल्कुल। मतलब जो हम, हमारी खुद के माइंड में चीजें डेवलप होनी चाहिए, फिर हमारा खुद का एक नैरेटिव अगर सेट होना चाहिए, तो वो नैरेटिव खुद का सेट करे हुए, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होने की जगह सोशल मीडिया पे हम जो देखते हैं वो चीज हम पे आ जाती है कि यही चीज, ये भी मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा भी यही मानना है, मुझे भी यही पसंद है, मुझे भी यही नापसंद है, इंस्टेड ऑफ खुद का थॉट क्रिएट करना, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट अगर करना। कांस्टेंट हम एक ही इंफॉर्मेशन लेते रहे बार 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 बार, तो धीरे धीरे वो भी तो सबकॉन्शियस में जाएगी, तो हमारा भी वही फील होने लगेगा जो हम देख रहे हैं। तो ये भी, ये सब बायस हो जाते हैं लोगों के अपने ही थॉट्स, अपने व्यूज के लिए। ये अपना आप जो बता रहे हैं कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लोगों को आने लगता है, कंपेरिजन होने लगता है, अपने पेरेंट्स से ज़्यादा कंप्लेन होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनको इफेक्ट करती हैं। उसका सेकंड एक और रीज़न होता है कि कई बार लोग, जो आजकल ट्रेंड देखा हमने, कि बच्चे रील्स देखते रहते हैं, टीनेजर्स अपने रात पे बैठे हैं और घंटों रील देख रहे हैं, आधी आधी रात में सो रहे हैं। तो अभी हमने जो डिस्कस किया कि आप नींद पूरी नहीं ले रहे हैं, तो चांस तो मेंटल इलनेस के बढ़ जाएंगे। आप मोबाइल लिए बैठे रहोगे तो आप चल के तो देखोगे नहीं, बैठे बैठे देखोगे ना, तो आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी हो गई। या आप पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल में बैठे हो, या घर पे जो पहले आप फुटबॉल या क्रिकेट खेलते थे उसकी जगह अब अपना बाहर जाते हो, ना लोगों से मिलते हो, और आपको लगता है कि इमेजिनरी जो वर्ल्ड हो रहा है इसमें आपके 1000 फ्रेंड हो गए, काम तो एक भी नहीं आने वाला, काम तो वो पड़ोस का एक ही आने वाला है। तो सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो सोशल लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि पहले आप क्रिकेट के बहाने लोगों से मिलते थे, अब तो क्रिकेट खेलना ही नहीं है, अब तो आप अकेले मोबाइल पे गेम खेल लोगे, और फिर इनके एडिक्शन भी होते हैं मोबाइल गेमिंग के और इसके। तो ये चीज,
तो एक ये जो मोबाइल है जो बहुत ज़्यादा खराब कर रहा है, डैमेज कर रहा है, 100% डैमेज कर रहा है। फिर थर्ड जो डैमेज कर रहा है, एक फिजिकल हेल्थ हो गई, एक ये हो गया। थर्ड आपके इमोशंस। अगर आपकी लाइफ में कांस्टेंट स्ट्रेस चल रहा है, देखिए स्ट्रेस वही होता है कि जो आप परसीव कर रहे हो, आपको जो फील हो रहा है। एक स्ट्रेसर एक पर्सन के लिए स्ट्रेसर हो सकता है, दूसरे के लिए स्ट्रेसर नहीं भी हो सकता है, डिपेंड ऑन हाउ यू आर परसीविंग इट। जैसे एक ही सिचुएशन है, ट्रैफिक है, जैम लगा हुआ है, एक उसमें इतना इरिटेट हो रहा है कि गुस्सा करके भाग रहा है, चिल्लाने लग रहा है, लड़ रहा है। दूसरा इतना शांति से बैठा है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हो सकता है दोनों को ही कहीं इंपॉर्टेंट जगह पे जाना हो, है ना। तो सब एक ही घर के लोग और 4 लोगों में किसी को अलग फील होता है, किसी को नहीं होता है। ये हमारे थॉट पैटर्न हमारे ऊपर होता है। तो अगर कांस्टेंट, लेकिन अगर आप लगातार कोई ऐसी चीजें, ऐसे माहौल में रहते हो जो आपको सूट नहीं कर रहा है, इधर आप उसको ऐसे चेंज कर लो, ऐसे अपने थॉट्स को चेंज कर लो, जो हमने कल डिस्कस किया था कि साइकोथेरेपी में क्या करते हैं, जिससे आप एडजस्ट हो जाओ। लेकिन अगर तब भी आप नहीं हो पा रहे हो, तब भी आप नहीं रह पा रहे हो, देन आपको बोलना ही होगा। आपको अपने लिए बोलना आना चाहिए। यू शुड लर्न हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। आप बिना एक्सप्रेस किए नहीं रह सकते। योर ब्रेन इज नॉट अ डस्टबिन कि किसी ने कुछ भी किया और रखते गए, फिर बाद में क्या होगा, एकदम से फट जाएगा, फिर वो बीमारी बनेगा, वो डैमेज हो रहा है। तो ये हम सब चीजें नहीं रख सकते अंदर, और ब्रेन हमारे लिए नहीं बना है, हमारा माइंड इसके लिए नहीं बना है। तो इसलिए एक चीज है कि आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है। लाइफ की कोई भी कंडीशन है, कैसा भी है, उसके लिए एडजस्टमेंट बिठाने की कोशिश करें। नहीं कर पाते हैं, देन आपको उस कंडीशन से मूव करना है। आप मूव कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए, डिस्कस कीजिए, हेल्प लीजिए। घर में अपने घर के, अपने फैमिली मेम्बर से हेल्प लीजिए। नहीं समझ में आता है, प्रोफेशनल से हेल्प लीजिए, बट लीजिए, हेल्प लीजिए। बिना हेल्प के ठीक है मैं सब कुछ सह के ऐसे रह जाऊं, काम चल जाएगा, तो नहीं चलेगा। आज नहीं तो कल कोई ना कोई दिक्कत होनी ही है। तो थर्ड, ये जो आपके डेली लाइफ के जो स्ट्रेसर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म आपके फैमिली के, आपके वर्क प्लेस के स्ट्रेसर्स होते हैं, ये आपको डैमेज कर रहे हैं। फोर्थ इसी में आएगा, वर्क ओवरलोड। वर्क ओवरलोड ऑल्सो क्रिएट स्ट्रेस। लोग कहते हैं कि नहीं हमें स्ट्रेस नहीं है, हमारी लाइफ में सब अच्छा है। अच्छे से नहीं है। आप अगर 14 घंटे आप काम कर रहे हो लगातार, और आपको 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, और आपको लगातार ऊपर से आते जा रहे हैं, ये करना है, ऐसा करना है, ये गलत किया, ये सही क्यों किया, ये कैसे कर रहे हो, जो आजकल कई कंपनीज में हो रहा है। मेरे पास कई लोग आते हैं, इसलिए बता रही हूँ कि जब मैं उनसे पूछती हूँ उनका वर्क प्रोफाइल, तो वही रहता है कि मैं 14 घंटे लगातार काम करता हूँ। ऑल्दो वर्क में मेरा ऑन पेपर इतना ही वर्क रहता है, लेकिन उसके बाद भी मुझे इतने घंटे बैठना पड़ता है, या लगातार इतना वर्क करना पड़ता है। तो जो लगातार आप कांस्टेंट स्ट्रेसर्स हैं, क्योंकि आप वर्क तो माइंड का ही कर रहे हो ना, लगातार आपका माइंड चल रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस तो आ ही रहा है। आप रिलैक्स होके तो नहीं बैठ पा रहे हो ना, कि जैसे पहले के लोग शॉप पे काम कर रहे हैं, अपनी शॉप पे उन्होंने चलो 10 घंटे भी खोल के रखी है, लेकिन शॉप पे उन्होंने 4 घंटे सामान बेचा, फिर 2 घंटे कोई कस्टमर नहीं आ रहे हैं, वो शांति से बैठे अपने खाली टीवी देख रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं। फिर कोई कस्टमर आ गया तो उन्होंने लगातार 2 घंटे सामान दे दिया। तो उसमें क्या हो गया, आपको ब्रेक तो मिल गया, लेकिन लगातार अगर आप माइंड से वर्क कर रहे हो, एक जॉब कर रहे हो, या ऑनलाइन लोग रहते हैं 12-12 घंटे लगातार ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, तो वो तो कॉन्स्टेंट ही वर्क कर रहे हैं, उसमें वो खाली टाइम थोड़ा देते हैं कि वो 2 घंटे का गैप दे देंगे, बीच में थोड़ा आधा घंटे का या लंच ब्रेक होता है, लेकिन लगातार फिर इतना वर्क करना पड़ता है। तो उससे भी अगर किसी को लगता है, देखिए जो हैंडल कर सकते हैं दैट्स ओके। ऑफिस में स्क्रीन टाइम भी हो जाता है ना, स्क्रीन टाइम वैसे इफेक्ट करता है आपको, ऑफिस स्क्रीन टाइम ही है, लगातार आप क्लोज उसमें आपकी सराउंडिंग में बात भी नहीं कर पाते हो, बाहर भी नहीं जा पाते हो, आप बस बैठे हुए उस स्क्रीन पे। तो ऐसे में अगर जो लोग नहीं एडजस्ट हो पाते हैं, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो अगर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट बिठाने की जरूरत है, अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब ना हो उसके लिए। फिर जो आपको डैमेज करता है, उसमें आता है नशा। आप कोई भी नशा कर रहे हो, आपको लगता है कि यू आर फीलिंग गुड, उससे प्लेजर मिल रहा है, बस ठीक है, वो आपको प्लेजर मिल रहा है, डेफिनेटली आई एग्री, प्लेजर ही मिल रहा है, लेकिन वो प्लेजर आपके लिए लॉन्ग टर्म पे आपकी मेंटल हेल्थ को डैमेज करेगा, 100% करेगा, किसी भी टाइप कोई का डाउट नहीं है। प्लेजर हो, किसी भी कोई टाइप का भी, नशा चाहे हो। आप सोचो कि निकोटिन ले रहे हो, या आप सोचो अल्कोहल ले रहे हो, या ब्राउन शुगर ले रहे हो, या कोई भी चीज आपको डैमेज ही कर रही है, 100%।
कोई इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है एक्सेप्शन कि चलेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। बस ठीक है, आप कह रहे हो मैं कम लेता हूँ, तो वही है ना, मैं पॉइजन लेता हूँ लेकिन बहुत कम लेता हूँ, तो ठीक है बहुत कम ले लो, आप पे अगर इफेक्ट नहीं हो रहा है तो आप लो, जब इफेक्ट होने लगे तो मत लेना। तो आप कुछ भी करो, इट्स योर लाइफ। इफेक्ट करते हैं सारे ही नशा, सारे ही एडिक्टिव सब्सटेंस, दे हैव टेंडेंसी टू कॉज एडिक्शन। तो वो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ को खराब कर ही रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं और करेंगे, लॉन्ग टर्म पे करेंगे फिजिकल हेल्थ के साथ। मतलब पॉजिटिव इफेक्ट कुछ नहीं होगा, जो होगा बस डैमेज होगा। तो बस यही सारी चीजें हैं मेनली जो आपकी, इसके अलावा अलग होता है कुछ जो बताया, सीजन वगैरह हो गया, लाइफ इवेंट्स हो गए, चेंज हो गए आपकी लाइफ के, ये सब आपके मेंटल हेल्थ में इफेक्ट करते हैं। बट वो तो ऐसा कि हम चेंज नहीं कर सकते, हार्मोनल चेंजेस हो गए फीमेल्स में। लेकिन जो बाकी जो सारे डिस्कस किए ये ऐसे हैं जो आपके हाथ में है, यू कैन कंट्रोल दीज थिंग्स। वन थिंग जो मुझे समझ में आई है हमारे आज के और प्रीवियस कॉन्वर्जेशन से भी, कि हम लोग हमारे ब्रेन को, हमारे माइंड को बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, या तो हम उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड समझते हैं, या तो सोचते या समझते भी नहीं है उसके बारे में कुछ, जबकि वो इतना ही एक डेलिकेट ऑर्गन या पार्ट है हमारी बॉडी का जितना कि बाकी है, और उसकी भी उतनी ही पॉसिबिलिटी है डैमेज होने की जितनी बाकी पार्ट्स की है। बट इसके बारे में हम अवेयर भी नहीं है और हम सोचते भी नहीं है, जबकि हमें होना चाहिए। और उसको जो चीज़ें अफेक्ट कर रही है वो सारे रीजन अभी आपने लिस्ट नोट डाउन करवाई ही। तो एक ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए इन चीज़ों पे तो ध्यान रखना ही चाहिए, जो चीज़ उसको डैमेज कर रही है उनके ऊपर तो हमें फोकस करना ही है कि ये चीज़ ना हो। बट अदर देन दैट, एक ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए प्रिवेंशन मेजर्स हम और क्या ले सकते हैं? तो जो भी डिस्कस किया कि जो डैमेज कर रहे हैं उसके ऑपोजिट ही है वो सारे। लाइक पहली चीज आपको अपने फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो सारे पॉजिटिव केमिकल्स आपके ब्रेन में ज्यादा होते हैं, तो आपके मेंटल इलनेसेस के चांसेस भी कम होते हैं। ठीक है, तो पहले आपको फिजिकल एक एक्सरसाइज डेली करना है। डाइट में बहुत खास चीजें नहीं है, लेकिन तब भी जो ओमेगा 3 फैटी एसिड वगैरह जो होते हैं, ये सब चीजें, DHA वगैरह, तो ऐसे में आप थोड़ा सा नट्स वगैरह ले सकते हो, बादाम, अखरोट, फ्रूट्स वगैरह, एप्पल, पाइनएप्पल, बनाना, इनमें कुछ वही जैसे जो भी हम सेरोटोनिन जिनकी बात करते हैं, तो उनका जो प्रिकर्सर एमिनो एसिड वगैरह होते हैं वो इनमें होते हैं, अलग अलग फ्रूट्स वगैरह। तो ये होते हैं कुछ सीड्स वगैरह फायदा करते हैं। तो यही है कि आप अपने डाइट में एक अच्छी हेल्दी डाइट लें। मेनली कम से कम ये जंक फूड से हट के आप हेल्दी डाइट तो लें। अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, तो आपके वैसे भी मिल्क लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, तो आपके वैसे भी ब्रेन के लिए सब कुछ मिलेगा। तो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, या आपको अपना डाइट को कंट्रोल करना है, बाहर के जंक फूड से हट के थोड़ा सा अच्छा हेल्दी घर का खाना खाना है, फ्रेश फूड लेना है, तो ये आपको बेटर रखेगा। थर्ड, सोशलाइज होना, जो आज के मोबाइल के टाइम से थोड़ा सा कम हो गया है। सोशल मीडिया पे जो स्यूडो लगता है हमें कि बहुत सोशलाइज हो गए हैं यार, आई लॉट ऑफ फ्रेंड्स और ये वो। हाँ, तो वो हम भी जानते हैं कि उनके साथ हम इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ये सब देखा ना। हम अपनी चीजें बता सकते हैं, आज मैंने घर परचेज किया है, मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ, मैं उसके साथ एक फोटो डाल दूंगी, दिखेगा कि यार मैंने घर परचेज किया, मैंने अपनी हैप्पीनेस जो शेयर की। और कितने ही लोग होते हैं जो सोशल मीडिया आपके फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करेंगे कि मैं इतना परेशान हूँ, मुझे ऐसा चाहिए, मैं क्या करूँ, और लोगों ने सजेशंस भी देंगे। आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा करता है। सही बोल रही हूँ ना? हाँ, मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा नहीं है। हाँ, कभी कभी कुछ लोगों को कोई फ्रेंड जैसे मिल जाते हैं सोशल मीडिया पे, मतलब कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं सोशल मीडिया के, हाँ, कि कभी कोई मिल गया, पर्टिकुलर पर्सन किसी को मिल गया, वंस इन अ वाइल वाली सिचुएशन यस, तो किसी को पर्टिकुलर वो पर्सन मिला ना, तो वो भी तो वन टू वन कॉन्वर्सेशन हुआ ना। एग्जैक्टली। उससे भी पर्सन, लेकिन अगर जिससे ज्यादा अटैच हो जाता है तो कई बार आपस में लोग मिलने लगते हैं, तो वो एक अलग सिचुएशन हो गई। लेकिन जो जनरल आपने 1000 फ्रेंड बनाए, उनके साथ आप जनरलाइज वे में तो कुछ भी नहीं ऐसा पोस्ट करते हो ना, सोशल लाइफ उनके साथ शेयर आपकी बिल्कुल नहीं कर सकते। आप उनके साथ हेल्प तो नहीं ले पाते हो ना, क्या हेल्प लेते हो? बस आप अपनी अच्छी चीजों को बता देते हो, आप दिखाते हो आप बहुत दुखी हो, अंदर आपको झगड़ा हो गया, लेकिन बाहर आप एक अच्छी फोटो निकलवा के उनको डाल देते हो कि वी आर वेरी हैप्पी, और अपनी फैमिली की अच्छी अच्छी फोटो सभी लोग डालते हैं, तो सब अच्छे मोमेंट शेयर करते हैं, वो अच्छी बात है, शेयर कर रहे हैं। लेकिन जो एक्सप्रेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स रखना है
ऐसे लोग रखना है जिनसे आप वो शेयर कर पाओ जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सप्रेशन जरूरी है। जो वही चीज आ गई ना कि माइंड एक डस्टबिन नहीं है इसमें कुछ भी रखा जाए, तो उसके लिए आपको एक्सप्रेस करना ही होगा। तो अपने मन की बातें आपको कहना होगा। आप 4 बातें कहोगे, 2 का सॉल्यूशन बातें करते में ही मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं लेट्स टॉक, बात करना है, डिस्कशन करना है। तो उसके लिए आप सोशलाइज होगे, आपके रियल में फ्रेंड्स होंगे जिनके साथ आप बात कर सकते हो, तो चांसेस ज़्यादा है कि आप बात कर पाओगे। ठीक है, तो अपने आप को एक्सप्रेस करना है, अपने अंदर की चीज़ों को नहीं रखना है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, हॉबी। जैसे आपको आपको क्या है कि लोगों को क्या हो गया है कि स्कूल से आए, ऑफिस से आए, कई वाइफ मेरे पास फीमेल्स कंप्लेन करती हैं कि मेरे हस्बैंड बस ऑफिस से आते हैं और 2 घंटे बैठ के अकेला मोबाइल चलाते रहते हैं, मुझे टाइम नहीं देते हैं। बच्चों का भी यही हो गया, स्कूल से आए, पेरेंट्स ही कई बार उनको मोबाइल दे देते हैं कि ठीक है यार, तो मेरा दिमाग खराब करो, परेशान करो, इससे अच्छा तुम मोबाइल ले लो। तो फिर क्या हो गया है, लोगों की सोशल लाइफ भी कम हो गई है, हॉबी भी कम हो गई है। हॉबी में लोगों को याद ही नहीं आजकल हॉबी है क्या, क्योंकि आपको टाइम ही नहीं है ना, आप उतना टाइम मोबाइल में दे देते हो। फिर आपको कैसे पता कि आपको क्रिकेट पसंद है, आपको ये पेंटिंग पसंद है, आपको ड्राइंग आर्ट पसंद है, कि आपको डांस पसंद है, आपको कब क्या पसंद है, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपका टाइम ही नहीं है। आपका टाइम तो जितना है उतना मोबाइल में ही चला जाता है। तो हॉबी के लिए अगर आप वॉक करते हो तो रियल में आपके हेल्दी रहने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जिस चीज़ में आपको मन लगता है, जिसमें आपको अच्छा लगता है, जो आपकी हॉबी होती है, पैशन, कहीं ना कहीं उस पैशन से आपका डोपामिन सीक्रेट होता है, आपको प्लेजर फील होता है, आपकी लाइफ का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है। तो ये, और सोशलाइज हो, फ्रेंड से मिलना जुलना, आना जाना, सोशल गैदरिंग में कहीं ना कहीं थोड़ा इन्वॉल्व होना, खुद से थोड़ा सा बाहर जाना, उससे कहीं ना कहीं थॉट एक्सचेंज भी होते हैं, थोड़ा माहौल भी चेंज होता है, थोड़ा थोड़ा अलग फील होता है। जैसे आप अपने घर से वीकेंड में कहीं निकल गए, तो आप जो 6 डेज अपने लगातार 5 डेज वर्क कर रहे हो, अगर 1 डे आप कहीं बाहर गए, किसी के साथ, किसी की लाइफ के साथ थोड़ा सा आप गए मिले, तो कुछ कुछ आपके व्यूज चेंज होते हैं, कुछ आप दूसरे की लाइफ को देखने को मिलता है, कुछ सजेशंस भी मिलते हैं, कभी ना कुछ ऐसे लोगों के साथ रहना जो अच्छे हैं, मतलब थोड़ा पॉजिटिव है, वो एक रहना बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब अगर लगता है कि कोई पर्सन बहुत नेगेटिव है, बहुत, तो उससे थोड़ा-सा दूरी रखें, या फिर जिसके साथ आपको लगता है कि वाइब्रेशन आपके मैच नहीं करते, आपको अच्छा फ़ील नहीं होता, आपको हमेशा नेगेटिव सजेशन मिलते हैं, नेगेटिव कमेंट ही मिलते हैं। वाइब मैच नहीं हो हाँ, रही है। हाँ, जिनके साथ मिलने के बाद आपको लगता है कि दिमाग और ख़राब हो जाता है, उनसे दूरी बना के रखें, वो कहीं न कहीं डैमेज करेंगे। लेकिन जो लोग आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है, आप मिक्सअप हो सकते हैं, उनके साथ आप मिलना ज़रूर स्टार्ट करें। कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड करें, कितना भी, वंस इन अ व्हाइल, कभी भी जाएँ, तो मिलना चाहिए, वो चीज़ अच्छी है। बस ये जो पहले के टाइम में लाइफ़स्टाइल थी, वो ज़्यादा अच्छी थी। राइट। जो कहते हैं ना, जो पहले के टाइम में थी, वो अच्छे थे। लोग अपने बैठे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, जितना हुआ अपना खेती कर ली, फिर बैठे, शाम को बैठ के गॉसिप कर रहे हैं, अपने ही लोगों से मिल रहे हैं, एक-दूसरे की हेल्प के लिए सामने खड़े हैं। ठीक है, उसमें भी कुछ नेगेटिव पॉजिटिव सब जगह होता है, राइट। लेकिन मेजर नेचर के पास रहते थे वो लोग, कहीं ना कहीं जो एक पॉजिटिव जिनमें बताया, उसमें एक नेचर भी है। राइट, नेचर। कोशिश करें कि कहीं भी आप थोड़े से टाइम के लिए नेचर के साथ रहने की कोशिश करें, अपने बंद कमरे से बाहर निकल के बैठें, नेचर के पास रहें, दैट इज आपको डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फील होगा। नेचर काफी हीलिंग है अपने आप में, बिल्कुल, किसी भी चीज को लेकर। बिल्कुल, आपकी कोई कंप्लेन नहीं होती वहाँ नेचर के पास रहने पे। आपको बस एक अच्छा सा एक सूदिंग इफेक्ट होता है, अच्छा फील होता है। मेडिटेशन, मेडिटेशन इज वेरी गुड, स्पेशली फॉर एंजाइटी पेशेंट्स। मेडिटेशन करना आपको रिलैक्स करने के लिए, आप जितना रिलैक्स रहेंगे, मेंटेलनेस के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे, थोड़े भी कम हो जाएंगे, तो बहुत अच्छा है ना। मेडिटेशन करें, योगा करें, बहुत अच्छे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिनके साथ जो आप करनी चाहिए, हेल्दी होंगे, हेल्दी होंगे। हेल्दी मेंटली हेल्दी, मेंटल हेल्थ भी आपको इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी फिजिकल हेल्थ। तो डेफिनेटली। मेंटल हेल्थ के लिए अलग से ध्यान देने की जरूरत है, और देना चाहिए। वेरी वेल, काफी नई चीजें थी, काफी मजा आया आपके साथ कन्वर्सेशन करने में। आपका एक्सपीरियंस आज का कैसा था, आज के टॉपिक से? आज के टॉपिक के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरा यही मोटिव है कि ये इन्फॉर्मेशन कहीं तक, कहीं लोगों तक पहुंचे, और कई लोग ऐसे हों जिनको नहीं पता है कि ये क्या क्या इलनेसेस हो भी सकती हैं, या जिनको डाउट्स रहते हैं,
तो मुझे लगता है कि ये सेशन सुनने के बाद कई लोगों के ऐसे डाउट्स क्लियर होंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छे से आपने एक 1 टू 1 जो कन्वर्सेशन आगे आप लेके गए और बहुत अच्छे से आपने क्वेश्चंस पूछे हैं। थैंक यू। तो डेफ़िनेटली अगर जो लोग इसको सुनेंगे, तो उनको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत कुछ वो जान पाएँगे मेंटल हेल्थ के बारे में। डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों में ही डॉक्टर निधि जैन के साथ बात करके बहुत मज़ा आया। उन्होंने साइकेट्री के बारे में बहुत नई चीज़ें बताई और मेंटल हेल्थ को लेके मेरी पर्सनल अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इंप्रूव हो गई। ये चीज़ मुझे समझ में आई जो मैंने पॉडकास्ट में बोली भी, कि हम अपने ब्रेन को या अपने माइंड को अपने बाकी बॉडी ऑर्गन्स और बाकी बॉडी पार्ट्स की तरह नहीं देखते। हम उसको ना वैसा समझते हैं और ना उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी मेंटेन करते हैं कि वो भी ख़राब हो सकते हैं, वहाँ पे भी इलनेस या डिजीज़ हो सकती है। बहुत मज़ा आया उनके साथ वो सारी डिजीज़ेस के बारे में जानने में जो माइंड और ब्रेन में होती हैं और जो हमें कैसे हो सकती हैं, और उसके सॉल्यूशंस क्या है, उसके ट्रीटमेंट्स क्या है और मिसकंसेप्शंस क्या है, पब्लिक में सोसाइटी में स्टिग्मास क्या है। बहुत मज़ा आया दोनों ही पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशंस, स्टोरीज, एक्सपीरियंसेस और गेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीक।